तो यार ये है इस एनिमे का मेन कैरेक्टर। इसकी लाइफ बहुत ही नॉर्मल है, जहाँ ये बंदा रोज अपने ऑफिस से घर आकर अपने घर के काम किया करता है। लेकिन एक रात जब ये अपना डिनर कर रहा होता है, वहीं पर अचानक ही उसकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद जब दोबारा उसकी आंख खुली तो एक अलग ही वर्ल्ड में होता है, एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पर मैजिशियंस की बहुत ही अहमियत होती है और यहाँ मैजिक यूज करना काफी आम बात है। लेकिन यार यहाँ पर मेन ट्विस्ट तो ये है कि अपना जवान बंदा इस वर्ल्ड में आने के बाद एक छोटा सा बच्चा बन जाता है। और इसके लिए सबसे खराब बात तो ये कि एक बिल्कुल ही गरीब फैमिली में आ चुका था, और जहाँ इस वर्ल्ड के अंदर लगभग हर कोई मैजिक यूज करना जानता है, वहीं यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को तो मैजिक का एम भी नहीं आता। इस एनिमे की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसे काफी सारे लोग देख रहे थे। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए अपने आसपास की जगह को बिल्कुल ही साफ कर देता है। असल में यार यहाँ पर थोड़ा खुदाई का काम चल रहा है और अपना मेन कैरेक्टर अपने मैजिक से इन लोगों की हेल्प कर रहा था। तभी वहाँ पर एक लड़का आकर उसकी तारीफ करता है क्योंकि इसने फाइटिंग टाइप के मैजिक को इस काम में इस्तेमाल किया है, जो कि काफी टफ होता है। इसके बाद टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हुए वो अपने घर आ जाता है, जहाँ पर इसकी खातिरदारी बड़ी अच्छी तरीके से होती है। यहाँ पर इसके स्वागत के लिए कुछ लड़कियां तैयार होती हैं और इस लड़की का नाम है एलिस। इन लोगों की ऐसी थोड़ी देर बातें चलती हैं, जिसके बाद अब वो वहाँ से उठकर अपने कपड़े चेंज करने के लिए जाता है। और यहीं पर वो सोचता है 10 साल हो चुके हैं, कितना कुछ बदल चुका है, मैंने तो अपना ऑफिस भी छोड़ दिया। और तब इसके पास का एक सीन दिखाया जाता है इसकी पिछली लाइफ का, जहाँ पर तब ये एक नॉर्मल सी जॉब किया करता था और हमेशा ऑफिस से आने के बाद वो घर के सारे काम खुद ही करता है। कुछ ही देर में ही यहाँ पर ये अपने लिए खाना बनाकर तैयार कर लेता है। लेकिन जैसे ही अब वो इसे खाने के लिए बैठा, उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और इसी तरह अचानक बैठे बैठे ही उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। लेकिन तब इसके साथ कुछ अजीब होता है और जब इसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने काफी बढ़िया खाना रखा देखता है। प्लेटें सजी हुई हैं, बढ़िया सा खाना और एक खूबसूरत सा माहौल। उस खाने को खाते वक्त उसे लगता है कि शायद उसके हाथ छोटे हो चुके हैं। और तब जैसे ये चेक करने के लिए उसने प्लेट में अपना चेहरा देखा तो वो देखता है कि अब तो वो एक छोटा सा बच्चा बन चुका है और अभी आसपास बिल्कुल ही रईसों वाला माहौल था, जैसे ही कोई पार्टी चल रही हो। यहीं पर एक आदमी कुछ लोगों का इस पार्टी में आने के लिए शुक्रिया कहता है क्योंकि आज उसके बड़े बेटे की शादी है। और इन सब लोगों की बातें अपने मेन कैरेक्टर को अच्छे से समझ भी आ रही थी, इसलिए उसे लगता है कहीं मैं सपने में तो नहीं आ गया, शायद मुझे दोबारा सो जाना चाहिए। वो अब एक कुर्सी पर बैठकर सो ही रहा था कि तभी एक आदमी उसे उठाते हुए कहता है, तुम ये कर क्या रहे हो, यहाँ पर क्यों बैठे हो, सारे मेहमानों को अपना इंट्रोडक्शन तो दो। असल में यार ये आदमी इसका फादर है और वो सबको अपने बेटे से मिलाते हुए कहता है, इससे मिलिए, ये है मेरा सबसे छोटा वाला बेटा। पर भाई यहाँ पर अपने मेन कैरेक्टर को तो अपने बारे में कुछ पता ही नहीं होता। इतने में तभी वहाँ पर उस आदमी का एक और बेटा वहाँ पर आ गया जिसका नाम है एरिक। वो सभी से कहता है, आप लोगों का मेरे बड़े भाई की वेडिंग में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही यहाँ पर वो सबको अपने छोटे भाई के बारे में बताता है, जो कि है अपना मेन कैरेक्टर और इसका नाम है वेंडरलिन वॉन बेनो बॉम्स्टर। बहुत ही लंबा नाम है इसका और खुद का ये नाम सुनकर वेंडरलिन सोचता है, ये वाहियात नाम मेरा ही है क्या, कुछ और नाम नहीं मिला इन्हें मेरे लिए। इसके अब कुछ देर बाद सब पार्टी में बिजी हो जाते हैं और इधर एरिक वेंडरलिन के साथ बैठा था, जहाँ पर वो उसे कहता है, लगता है तुम इतने लोगों को देखकर घबरा गए। जिस पर वो उसे कहता है, मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो एरिक यहाँ पर उसे बताता है कि दरअसल यहाँ पर हमारे बड़े भाई कर्ट की शादी हो रही है सर मार्चिन की सेकंड बेटी एमिलिया के साथ। और यार असल में ये एमिलिया एक नोबल है और इस चीज से यहाँ पर ये पता चलता है कि ये लोग भी एक नोबल ही हैं, प्योर नोबल। ये सब जानने के बाद वेंडरलिन पार्टी में लोगों को देखकर सोचता है, यहाँ के माहौल से तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग काफी ज्यादा अमीर हैं और अगर मैं इनका तीसरा बेटा हूँ तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत। तो अब क्योंकि भाई उसे एक अमीर फैमिली में दोबारा एक लाइफ मिली है तो वो उसके पूरे मजे तो उठाएगा ही, इसलिए वो यहाँ पर अब टेंशन फ्री होकर काफी मजे भी करता है। अब इस रात के शानदार पार्टी शार्टी खत्म होने के बाद दिन का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर वेंडरलिन के सामने बिल्कुल ही रूखा सूखा खाना पड़ा हुआ था। वो भी इस चीज को देख के बड़ा ही हैरान होता है। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर कल वाले घर के मुकाबले इस घर की हालत तो बिल्कुल ही पंक्चर हो रखी थी, टूटा फूटा घर था ये तो पूरा। इसे कुछ देर बाद वेंडरलिन एरिक के पास जाके उससे पूछता है, कल तो हम लोग के पास इतना अच्छा घर था और खाना था, तो आखिर आज क्या हुआ, हम लोग यहाँ पर क्यों हैं। तो एरिक उसे कहता है, देखो अगर तुम एक नोबल हो तो तुम्हारी शान शौकत और रईसी होनी चाहिए, लेकिन अगर तुम्हारे पास ये सब नहीं है तो तुम्हें जताना तो पड़ेगा ही। यानी कि दुनिया को बस दिखाने के लिए हम लोग अमीर हैं, लेकिन असलियत तो ये है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं। और कल जो सारे शानदार खाने लगे थे वो इसलिए थे क्योंकि इनके बड़े भाई कर्ट की शादी हो रही थी, बस सिर्फ उसके लिए ही हुआ था सारा इंतजाम। क्योंकि सच तो ये है कि ये लोग प्योर नोबल तो हैं पर काफी गरीब भी हैं। तभी वेंडरलिन अपने हाथों पर अपने भाइयों की गिनती करते हुए कहता है, हम लोग टोटल 3 भाई हैं, तो शायद हम लोग मिलकर कुछ कर सकते हैं, उतनी दिक्कत नहीं होगी हमें। लेकिन असल में यार इसे भी कुछ पता ही का है, क्योंकि तब वहाँ पर उसका चौथा भाई आता है जिसका नाम है हेलमेड, जो देखकर वेंडरलिन सोचता है, ओ तो लगता है मैं 4th सन हूँ, यानी कि चौथा बेटा। पर तभी इतने में ही वहाँ पर उसका एक और भाई आ गया जिसका नाम है पॉल, तो अब वो सोचता है इसका मतलब मैं 5th सन हूँ। लेकिन यार तब धीरे धीरे उसके और भी भाई यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो देखकर वेंडरलिन कहता है, अरे हम लोग ऑलरेडी इतने गरीब हैं और हम लोग तो टोटल 8 भाई हैं। हाँ यार ये लोग टोटल 8 हैं और इन 8 के 8 भाइयों में सबसे छोटा है हमारा मेन कैरेक्टर वेंडरलिन। लगता है इन लोगों के फादर ने काफी मेहनत की है।
कुछ देर बाद वेंडेलिन अब अपने राज्य का मैप देखने लगा और जहाँ पर वो अभी रहता है उस राज्य का नाम है स्टेटबर्ग। ये काफी बड़ी जगह है जहाँ पर लाखों लोग रहते हैं और इसी राज्य के अंदर बेरेकबर्ग नाम की एक छोटी सी जगह भी है जहाँ भी ये सब लोग रहते हैं और इनका ये गांव पूरा पहाड़ियों से ही भरा हुआ है और इस जगह पर टोटल 800 के अराउंड लोग रहते हैं। ये सब देखकर वो कहता है लगता है मेरी जिंदगी तो फिर से झंड हो गई। अब इस सब के बाद वो जैसे ही अपने घर पर आया तो देखता है कि एरिक कहीं पर जा रहा है और अपनी मॉम को बाय कहता है। तो एरिक उसे बताता है कि दरअसल हम लोग यहाँ पर कर्ट की शादी के लिए रुके थे और अब जब उसकी शादी हो चुकी है तो हम सब यहाँ से जा रहे हैं। उसका दूसरा भाई आकर उससे कहता है देखो तुम अभी बच्चे हो तो हम लोग तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं और वैसे भी जब तुम हमारी एज के होगे तो तुम्हें भी इस टाउन को छोड़कर जाना ही होगा। जिस पर वेंडेलिन उससे कहता है भला तुम लोग यहाँ पर खेती बाड़ी क्यों नहीं करते, फसल क्यों नहीं उगाते। तो उसका भाई उससे कहता है तुम यही तो नहीं समझ पा रहे, हम लोग नोबल्स हैं और ये बंटवारा वाला काम हम लोग को शोभा नहीं देता, तो इसलिए हम लोग अभी शहर जा रहे हैं जहाँ पर हम कोई जॉब ढूंढेंगे और वहीं रहेंगे। और तब एरिक भी उसे अलविदा क्या के वहां से चले जाता है। कुछ देर बाद अब वेंडेलिन घर में आकर सारी बुक्स को ढूंढने लगा कि कहीं पर उसे कोई काम की किताब मिल जाए, पर यहाँ पर तो सिर्फ लव स्टोरी की बुक्स ही हुई थी। तभी गलती से उससे एक बॉक्स नीचे गिर जाता है। इसमें से एक छोटा सा बॉल और एक लेटर निकलता है। इस लेटर के अंदर लिखा था कि एक क्रिस्टल बॉल है जिससे कोई भी अपने मैजिक पावर्स के बारे में पता कर सकता है कि उसके पास मैजिक है या नहीं। इस लेटर के अंदर मैजिक को बड़े अच्छे तरीके से डिफाइन किया गया था, इसलिए अब वो भी इसको थोड़ा टेस्ट करने का सोचता है। इसके बाद वो उस क्रिस्टल बॉल को उठाकर अपने सामने रख देता है। इस लेटर के अंदर ये लिखा था कि मैजिक कौन कितना इस्तेमाल कर पाएगा ये हर इंसान के माना के ऊपर होता है, यानी कि उसके अंदर कितनी क्षमता है। और इस लेटर के अंदर मैजिक के काफी सारे फायदे भी लिखे हुए थे, जो देखकर तो वेंडेलिन पहले सोचता है क्या ही फायदा होगा इसे चेक करके, पर थोड़ा सोचने के बाद वो अब अपना मैजिक चेक करने लगता है। शुरुआत में तो काफी देर तक कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर अचानक से वो क्रिस्टल बॉल ग्लो करने लग जाती है। उसी वक्त एक आदमी को भी दिखाया जाता है जिसने कि उसी क्रिस्टल बॉल को सेंस कर लिया था। इस लेटर के अंदर आगे लिखा होता है कि अगर क्रिस्टल बॉल रेनबो कलर में चमका तो इसका मतलब तुम्हारे पास काफी हाई लेवल का मैजिक है और इसके आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए तुम्हें एक मैजिक गाइड पढ़नी होगी। तो इसलिए अब अपना वेंडेलिन गाइड बुक को ढूंढने में लग जाता है, पर यहाँ पर तो सिर्फ लव स्टोरी वाली बुक्स के अलावा और कुछ था ही नहीं। तभी तो यार इसके फादर के 8 बेटे हैं। इतने में अब उसका फादर भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वेंडेलिन उससे पूछता है क्या हमारे पास और बुक्स हैं, लेकिन यार जैसा कि तुम लोग को पता ही है ये लोग तो इतने गरीब हैं, तो बुक्स कहाँ से आएगी इनके पास। इसके अब कुछ देर बाद वेंडेलिन जलाने के लिए कुछ लकड़ियां काटने के लिए जंगल में आता है और साथ ही साथ यहाँ पर वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करने की कोशिश तो करता है, पर कुछ होता नहीं। उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है कि मैजिक पावर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इतने में ही अचानक वहाँ पर वही बंदा आता है जिसे कुछ देर पहले दिखाया गया था। अरे वाह, तुम्हारे पास तो काफी अच्छी मैजिक पावर्स हैं। उसे अचानक अपने सामने देखकर तो वेंडेलिन बेचारा डर ही जाता है, जो देखकर वो उसे कहता है अरे अरे सॉरी, मुझे माफ करना, मैंने अचानक आके शायद तुम्हें डरा दिया। तभी वो उसके हाथ से एक लकड़ी लेके दूर फेंक देता है। तुम मुझसे डरो मत, मैं एक इंसानी हूँ और एक मैजिशियन भी। इधर ये लोग यहाँ पर बात कर रहे थे और दूसरी तरफ यहाँ पर ये पता चलता है कि जिस लकड़ी को इस मैजिशियन ने अभी वेंडेलिन से लेकर फेंका था उससे चट्टान टूटकर एक जंगली सुअर पर जाकर गिर गया है और गुस्से में आकर वो अब इन दोनों के पीछे पड़ जाता है, जो देख के वेंडेलिन की तो फटी जाती है। तब वो मैजिशियन उससे कहता है अरे डरो मत, अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करो। लेकिन भाई इस छोटू को तो मैजिक का भी नहीं आता, जो देख के वो मैजिशियन उसे मैजिक का इस्तेमाल करना सिखाते हुए अपनी मैजिक पावर से वेंडेलिन की मैजिक एनर्जी को उसके बॉडी से बाहर निकालता है और मैजिक के बाहर आने के रिलीज हुई फोर्स की वजह से वो जंगली सुअर थोड़ा पीछे हो गया। वेंडेलिन को तो यकीन ही नहीं होता कि उसने पहली बार अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल किया। इतने में वो जंगली सुअर एक बार फिर से उनकी तरफ गुस्से में अटैक करने के लिए आता है, लेकिन ये मैजिशियन तो उसे बस अपने एक ही अटैक में जलाकर राख कर देता है। और तब वो वेंडेलिन को अपने बारे में बताते हुए कहता है मैं एक मैजिशियन हूँ और मेरा नाम है एल्फ्रेड रेनफोल्ड और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे भी अच्छे मैजिशियन बनो। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंडेलिन रेनफोल्ड के साथ बैठा चाय पी रहा था। असल में यार बात यह है कि रेनफोल्ड को एक अच्छा स्टूडेंट चाहिए जिसे वो मैजिक सिखा सके और इसे वो खुद से भी ज्यादा पावरफुल बनाना चाहता है। यही वजह है कि इस वक्त वो वेंडेलिन को मैजिक सिखाना चाह रहा है और भाई वैसे भी इसे भी तो मैजिक सीखना ही था, तो मना तो करेगा नहीं। रेनफोल्ड उसे कहता है मेरी एक शर्त है, मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा लेकिन तुम ये बात किसको बताओगे नहीं, क्योंकि अगर लोगों को इस बारे में पता चला तो वो डायरेक्ट तुम्हें ही अपना नया लॉर्ड बना देंगे, यानी कि नया किंग। जो सुनकर वेंडेलिन को कुछ समझ नहीं आता तो रेनफोल्ड उसे बताता है कि असल में इस वर्ल्ड के अंदर एक मैजिशियन के पास नॉर्मल लोगों के मुकाबले काफी ज्यादा पावर्स होती हैं, तो अगर किसी को ये पता चला कि तुम मैजिक इस्तेमाल करते हो तो बिना सोचे समझे तुम्हें अपना नया लॉर्ड बना देंगे। लेकिन भाई अभी अपना मेन कैरेक्टर बच्चा ही तो है, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो कैसे संभाल पाएगा भला, इसलिए उसे मैजिक सीखने वाली बात सबसे छुपा के रखनी होगी। जिसके बाद अब रेनफोल्ड वेंडेलिन की ट्रेनिंग शुरू करता है। वो उसे अपना हाथ पकड़ने को कहता है और अपने आसपास की एनर्जी को मैजिक में यूज करने का तरीका बताता है और धीरे धीरे ऐसे करते करते वेंडेलिन को रेनफोल्ड की मैजिकल एनर्जी फील होने लगती है, जो कि इस वक्त बहुत ही ज्यादा थी। तब रेनफोल्ड उसे कहता है वैसे तो तुम मेरी माना की एनर्जी का लेवल मैच नहीं कर पा रहे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम कम हो। इधर वेंडेलिन के फादर को दिखाया जाता है जहाँ पर उन्हें वो मैजिक कैलकुलेट करने वाला क्रिस्टल मिल जाता है। वो कर्ट को बुलाकर उससे पूछते हैं क्या तुमने इस क्रिस्टल बॉल को निकाला था, जिस पर कर्ट उन्हें मना कर देता है। तब उसके फादर को याद आता है कि कल तो वेंडेलिन यहाँ पर आकर कुछ कर रहा था, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पास मैजिक पावर्स हैं। पर इन लोगों को इस बात पर ज्यादा यकीन नहीं होता, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि वेंडेलिन तो छोटा बच्चा है, उसके पास कहाँ ही मैजिक होगा। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंडेलिन फायर मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा था। बहुत जल्दी सीख रहा है तो। इतने में अब रेनफोल्ड भी वहाँ पर आता है और वो अपने साथ कुछ सब्जियां लेकर आया था। असल में वो ये वेंडेलिन को देने के लिए लाया है ताकि वो इसे घर पर
ले जा सके। इससे अब वेंडरलिन घर पर यह बहाना बना पाएगा कि वो सब्जियां लेने जंगल में जाता है। इससे कोई इस पे शक भी नहीं करेगा और वो भी अब रेनफॉल की बात मान के ऐसा ही करता है। सारी सब्जियों को घर पर लेकर आता है, जो देख के उसके घर में हर कोई खुश हो जाता है, क्योंकि इन लोगों के लिए ताजी सब्जियां खाना इतना भी आसान नहीं होता। कभी कभी मिलती है इन लोगों को इतनी अच्छी सब्जियां खाने को। अगले सीन में रेनफॉल को दिखाया जाता है, जो कि वेंडरलिन को सिखा रहा था कि वो कैसे हवा को महसूस करके आसपास की चीजों का पता लगा सकता है। तो वो भी अब उसके सिखाए हुए पे अच्छे से प्रैक्टिस करता है। इससे वेंडरलिन कभी भी हवा में होने वाली वाइब्रेशन से ये पता लगा सकता है कि उसके सामने क्या है। और यहीं पर उड़ते हुए तो वेंडरलिन एक चिड़िया को ही मार देता है। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अब ये लोग लंच करने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर रेनफॉल वेंडरलिन को जंगल में ज्यादा अंदर जाने से मना करता है, क्योंकि इस जंगल में मॉन्स्टर्स का बहुत ही ज्यादा खतरा है। उनसे जो भी टकराता है वो कोई भी जिंदा वापस नहीं आ पाता। ऐसे आप धीरे धीरे कुछ और समय बीतता है, जहाँ एक दिन वेंडरलिन आकर रेनफॉल को बताता है कि लगता है मेरे बड़े भाई कर्ट को मुझ पर शक हो चुका है, क्योंकि उसने आप मेरा पीछा करना शुरू कर दिया। तो रेनफॉल उससे कहता है, हाँ ऐसा इसलिए क्योंकि अगर तुमने मैजिक सीख लिया तो इससे उसकी गद्दी छीन जाएगी और तुम्हारा भाई ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा। तो वेंडरलिन उसे कहता है, लेकिन मुझे तो लॉर्ड बनने का कोई शौक नहीं, फालतू यही सब चीजें मेरे लिए, तो मैं इस चीज के लिए भला अपने भाई के साथ दुश्मनी क्यों लूंगा। यहीं पर इन लोगों के बातों के बीच रेनफॉल के हाथ से अचानक ही काफी डार्क ऑरा रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो देखकर तो वो खुद भी काफी डर चुका था। अब कुछ समय बाद वेंडरलिन अपने घर आकर सभी से कहता है, मुझे एक एडवेंचरर बनना है, क्योंकि मुझे इस वर्ल्ड को अच्छे से देखना है और बहुत सारी चीजें सीखनी है, इसलिए मैं एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। और अपने फैमिली वालों से बातें करने पे इसे ये पता चलता है कि उसे एक एडवेंचरर बनने के लिए एडवेंचरर एकेडमी में जाना होगा, जहाँ जाने के लिए बहुत ही मोटी रकम देनी पड़ती है। अगले दिन वेंडरलिन खुद आकर रेनफॉल से एडवेंचरर एकेडमी के बारे में पूछता है, तो इस पर वो उसे बताता है कि पास ही में एक अच्छी सी एडवेंचरर एकेडमी है, जिसमें बच्चे भी ज्वाइन होकर अच्छे पैसे कमा सकते हैं। इसके बाद रेनफॉल अब वेंडरलिन को फ्लाइंग मैजिक सिखाने का डिसाइड करता है, ताकि वो आसानी से कहीं भी आ जा सके, और तब वो उसे लेकर आसमान में काफी ऊंचा उड़ाता है। देखो वेंडरलिन, ये है वो दुनिया जो कि तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब इसके कुछ देर बाद रात का सीन दिखाया गया, जहाँ पर रेनफॉल के आसपास काफी ज्यादा डार्क और आ चुका है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द भी होता है। लेकिन कभी भी रेनफॉल वेंडरलिन को इन सब चीजों के बारे में नहीं बताता और उसकी ट्रेनिंग हमेशा की तरह जारी रखता है। अब जब वेंडरलिन रात में सबके साथ डिनर कर रहा था, तो यहाँ पर उसके फादर से उसे पता चलता है कि विस्परिंग डेड नाम की कोई चीज पहाड़ों में घूम रही है, और ये विस्परिंग डेड किसी तरह की स्पेशल पावर है। इससे लोगों की बॉडी अचानक से ठंडी पड़नी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे आके उनका शरीर पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता है। ये सब सुन के तो अब वेंडरलिन भी काफी डर चुका था और जल्दी से उड़ते हुए जंगल की तरफ जाता है और जाके रेनफॉल को बुलाने लगता है, जो देख के वो अब उसके पास आता है। वेंडरलिन उससे कहता है, मास्टर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस जंगल के अंदर विस्परिंग डेड घूम रहा है, आपको मेरे साथ चलना चाहिए। वो यहाँ पर काफी कोशिश करता है उसे ले जाने की, पर फिर भी रेनफॉल उसके साथ नहीं जाता और तब वो उसे कहता है, मेरी बात सुनो, असल में मैं ही विस्परिंग डेड हूँ। तो वेंडरलिन उसे कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, आप तो अभी जिंदा हो ना। तब रेनफॉल उसे बताता है कि ये चीज 5 साल पहले शुरू हुई थी। उस समय ड्यूक का बेटा काफी बीमार पड़ गया था और तब हमें उसे बचाने के लिए काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ाई करनी पड़ी थी, और क्योंकि मैं एक मैजिशियन हूँ तो मैं इन सबके बीच आ गया। उन मॉन्स्टर से लड़ते वक्त हम जितनों को मारते थे वो उतने ही और ज्यादा बढ़ जाते थे, और अकेले फाइट करने के चक्कर में मैंने अपना माना बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। यही वजह है कि मैं अब ऐसा बन चुका हूँ। इसका मतलब यार ये कि रेनफॉल अब बहुत जल्द मरने वाला है, क्योंकि वो विस्परिंग डेड नाम की पावर जो कि जंगल में घूम रही थी वो अब इसके ऊपर हावी हो चुकी है। वो वेंडरलिन से कहता है, क्या तुम मेरी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी कर सकते हो? मैं चाहता था कि मैं अपनी इस जर्नी के दौरान किसी ऐसे को अपनी पावर्स सौंपूं जो उसके काबिल हो, और इसी खोज में मुझे तुम्हारी पावर्स फील हुई। तो इसलिए अब रेनफॉल वेंडरलिन को ही अपनी सारी पावर्स सौंपना चाहता है, क्योंकि सिर्फ अभी उसकी नजर में वही एक है जो कि इन पावर्स को संभालने के काबिल है। साथ ही अब उसका जख्म भी काफी बढ़ चुका है और उसके पास अब इतना माना भी नहीं कि वो अब इसे रोक सके। रेनफॉल वेंडरलिन से कहता है, देखो अब इससे पहले कि मैं बाकी लोगों के लिए खतरा बनूं, तुम मुझे खत्म कर दो, इसी में हम सबका भला है। तो अब उसके कहे अनुसार वेंडरलिन अपनी पावर्स का यूज करना शुरू करता है, जिससे रेनफॉल के शरीर से बहुत ही तेजी से माना निकलना शुरू हो जाता है, और तब वेंडरलिन को भी अपने मास्टर के साथ बिताए हुए पुराने दिन याद आने लगते हैं। वो रेनफॉल का हर चीज के लिए शुक्रिया करते हुए कहता है, अब मैं आपको हमेशा हमेशा के लिए आजाद कर रहा हूँ। आखिरी वक्त में रेनफॉल कहता है, तुम तो सच में वही हो जिसकी मैं तलाश कर रहा था हमेशा से, और धीरे धीरे अब रेनफॉल वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाता है। इसके अब कुछ दिन बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वेंडरलिन अपनी एडवेंचर बनने की जर्नी पर निकल चुका है, और अब इसके सीधा 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वेंडरलिन अब थोड़ा बड़ा हो गया है और एक न्यू एकेडमी के अंदर एडमिशन भी ले चुका है। टीचर के कहने पर सभी यहाँ पर अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, साथ में वेंडरलिन भी। कुछ देर बाद अब इनका टीचर इन्हें पार्टी रजिस्ट्रेशन फॉर्म देता है, क्योंकि 1 महीने बाद इन सभी को पार्टीज में काम करना होगा, यानी कि टीम में। तो अभी से ही ये लोग इस फॉर्म के जरिए अपने टीममेट्स को चुन सकते हैं। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर वेंडरलिन रंच कर रहा था और कुछ बच्चे उसे ही देखने लगते हैं। असल में यार बात यह है कि अपना हीरो एक मैजिक यूजर है, जो कि काफी रेयर चीज है। इन लोगों की बातों से पता चलता है ये एकेडमी के इंस्ट्रक्टर ने भी वेंडरलिन को सिखाने से मना कर दिया, क्योंकि इसके पास सीखने को कुछ भी नहीं है। ये सब कुछ पहले से ही जानता है। अभी वेंडरलिन अकेला ही बैठकर लंच कर रहा था, तो ये लोग मौके का फायदा उठाते हुए उसे अपनी पार्टी में शामिल करने का डिसाइड करते हैं। और सिर्फ ये लोग ही नहीं, बाकी के स्टूडेंट्स भी वेंडरलिन को अपनी पार्टी में लेना चाहते हैं। अगले सीन में इनका टीचर इन सब लोगों को अपना अपना ग्रुप बनाने के लिए कहता है, जो सुनते ही सारे स्टूडेंट्स फटाफट अपना ग्रुप बनाने में बिजी हो गए थे। पर अपने वेंडरलिन को तो लगता है कि कोई उसे भाव ही नहीं देगा, इसलिए वो किसी से बात भी नहीं
करता। लेकिन यहाँ तो ये तीन स्टूडेंट्स बैठकर वेंडेलिन को अपनी टीम में शामिल करने की बात कर रहे थे। इस लड़की का नाम है लुइस, इस लड़के का एरविन और इसका लिन। इन लोगों को ये लगता है कि वेंडेलिन जरूर अपने से ज्यादा पावरफुल से ही फाइट करना चाहता है। यहीं पर लिन उनसे कहती है जब तक हम लोग उसके इतने पावरफुल नहीं हो जाते वो हमारी टीम में नहीं आने वाला। इसके कुछ देर बाद ये सब के सब हंटिंग करके आ चुके थे, यानी कि शिकार करके, जहाँ सबके सब अपना अपना शिकार लेकर आए थे। इन्हें लग रहा था कि इनसे आगे तो कोई है ही नहीं, पर तभी वहाँ पर वेंडेलिन आता है। उसे देख के सबको ऐसा लगता है कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं, बस खाली हाथ ही आए तो। पर तब वेंडेलिन अपने मास्टर के दिए बैग में से एक एक करके अपने सारे शिकार को निकालता है। इसका ये बैग कम और डोरेमोन की पॉकेट ज्यादा लग रही है। ये सब देखकर इन लोगों को समझ में आ गया कि वेंडेलिन के सामने ये लोग पानी कम चाय हैं। और अब जब वेंडेलिन इन लोगों से इतना आगे है कि कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता, तो सबके सब चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। वेंडेलिन बेचारे इधर सोच रहा था कि अपने कमाए हुए पैसों से वो सबको पार्टी देगा, पर जैसे वो पीछे मुड़ता है तो वहाँ पर कोई होता ही नहीं। अब रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरविन और लिन एक बड़ा शिकार करने का डिसाइड करते हैं ताकि उनके ग्रुप को कोई हल्के में न ले। इसलिए अब अगले दिन वो लोग शिकार पर पहुंचते हैं और ये लोग जंगल के बीचों बीच आ चुके थे जहाँ पर बहुत ही कम लोग आते हैं। और यहीं पर इनका सामना होता है काफी सारे वुल्फ से जो कि इन लोगों को पूरा घेर ही चुके थे। लो भाई अब भुगतो, हीरो बनने चले थे ना। धीरे धीरे सारे वुल्फ उन लोगों की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। यहीं दूसरी तरफ वेंडेलिन को दिखाया गया जो कि इधर इन लोगों की एनर्जीज को महसूस कर पाता है और सोचता है अगर मैं इन लोगों को बचा लूं तो शायद ये लोग मुझसे दोस्ती कर लें। और अब यही सोचते हुए वो उन लोगों की तरफ जाने लगता है। लेकिन भाई ये लोग भी कुछ कम नहीं होते, काफी अच्छी टक्कर देते हैं सारे वुल्फ को। पर तब इससे पहले कि इन भेड़ियों के हाथों मारे जाते हैं, इतने में वेंडेलिन वहां पर पहुंच जाता है और अपने आसपास मैजिक से काफी सारी चट्टानें भी खड़ी कर देता है। सही में यार ये देखते ही देखते इतना पावरफुल हो चुका है। कुछ देर बाद अब एरविन आके वेंडेलिन से माफी मांगते हुए कहता है मुझे माफ करना, हम लोग तुम्हें इंप्रेस करना चाहते थे जिससे तुम हमें भी जानो, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग तुम्हारा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अब ये तीनों फैसला करते हैं कि वेंडेलिन को या अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि हमेशा के लिए उसे अपनी टीम में शामिल करेंगे ही नहीं, बस तब तक के लिए ही जब तक के लिए वेंडेलिन को अपनी पावर से इंप्रेस नहीं कर देते हैं। इतने में तब यहाँ पर उनका टीचर आके उन्हें बताता है कि आज एक बहुत ही बड़ी पार्टी होने वाली है जिसमें ड्यूक आने वाला है। वैसे अब ये ड्यूक कौन है तो मैं आगे पता लग ही जाएगा। ड्यूक के आने वाली बात अब पूरे क्लास में फैल जाती है और सबके सब ये जान के बड़े खुश भी होते हैं क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि ड्यूक किसी अच्छे से पावरफुल बंदे को अपने साथ शामिल होने के लिए ऑफर देगा। इसके बाद अब पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर काफी सारे लोग आए हुए थे। ये पार्टी काफी हाई लेवल की पार्टी थी और यहीं पर ड्यूक को भी दिखाया जाता है। तब उसके पास एक आदमी आके उसे कुछ बताता है जो सुनकर अब वो वेंडेलिन के पास जाके उसे अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है मेरा नाम है ड्यूक एमेडियस, क्या तुम्हारे पास थोड़ा टाइम है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इस पर वेंडेलिन उसे हाँ कहता है तो ड्यूक उसे अब कहीं ले जाने लगा। जो देखिए वेंडेलिन उसे कहता है अगर आपको दिक्कत ना हो तो क्या मैं अपने साथियों को भी साथ ले जा सकता हूँ। असल में यहाँ पर वो एरविन, लुइस और लिन की बात कर रहा था। अब ड्यूक इन चारों को एक आदमी के पास लेकर पहुंचता है जो कि असल में एक मैजिशियन है और ये आदमी रेनफॉल का टीचर भी है। वो वेंडेलिन से कहता है मैंने सुना है कि जहाँ पर तुम्हारी फैमिली रहा करती है वहीं पर रेनफॉल ही मारा गया है, शायद अब तो वो एक विस्परिंग डेड बन चुका होगा। इस आदमी का नाम है ब्रेंटेक। ड्यूक बताता है कि ब्रेंटेक सेंस मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे लाखों किलोमीटर रेंज तक की चीजों को सेंस कर सकते हैं। पर 8 साल पहले अचानक ही रेनफॉल की सेंस उस जगह से गायब हो गई थी, तो इसलिए इन्हें ऐसा लगा कि शायद उसकी आखिरी इच्छा पूरी हो चुकी होगी अपनी पावर्स किसी और को देने की। यहीं पर ही रेनफॉल के बारे में काफी सारी बातें बताता है कि वो इतना पावरफुल था कि उसे वर्ल्ड के टॉप 5 मैजिशियंस में काउंट किया जाता था। और सिर्फ यही नहीं, वो किसी कमजोर को कभी अपना स्टूडेंट नहीं बनाता। और अब उसके जाने के बाद अचानक तुम हमें मिले जिसके पास इतनी पावर्स हैं, साथ ही तुम्हारे पास ये मैजिक बैग भी है जो कि मैं अच्छे से जानता हूँ कि रेनफॉल का ही है, उसने ही तुम्हें दिया होगा। और इस चीज से इन्हें ये समझ में आ जाता है कि वेंडेलिन रेनफॉल का स्टूडेंट है। ब्रेंटेक के पूछने पर वेंडेलिन उसे बताता है कि मैंने उनके ज़ॉम्बी बनने से पहले ही उन्हें खत्म कर दिया। जो सुनकर ब्रेंटेक कहता है पागल हो गया था क्या वो, उसने ये काम एक बच्चे से कराया। साथ ही वो वेंडेलिन को थैंक्स भी कहता है क्योंकि उसकी वजह से ही रेनफॉल अपनी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर पाया। जिसके बाद वो ब्रेंटेक को ही रेनफॉल का दिया वो बैग दे देता है। बाहर आने के बाद ये तीनों आपस में बैठकर वेंडेलिन के बारे में ही सोचने लगते हैं क्योंकि इन्हें ये समझ में आ जाता है कि उसकी लाइफ बहुत ही अलग है। इतने में वेंडेलिन भी वहाँ पर आ जाता है और यही बातों बातों में इन लोगों को ये पता चलता है कि असल में तो वेंडेलिन भी इनके साथ अपनी टीम बनाना चाहता है क्योंकि यार वैसे भी अब वो इसी तरह कब तक अकेला रहेगा, एक टीम तो चाहिए ही होगी ना उसे। वो उनसे कहता है मुझे तुम लोगों के साथ सच में काफी मजा आएगा। इतने में तब ड्यूक पीछे से आता है और उसे कहता है हमने तुम्हारे 2000 सप्लाईज में से सिर्फ 20% ही लिया है। ये ड्यूक यहाँ पर उन सप्लाईज की बात कर रहा है जो कि रेनफॉल के बैग में से निकले थे। उस बैग के अंदर टोटल 2000 सप्लाईज थे जो कि रेनफॉल ने वेंडेलिन को एज अ गिफ्ट दिए थे और इसकी टोटल वैल्यू है लगभग 1000 गोल्ड कॉइंस। और इस वर्ल्ड के अंदर एक गोल्ड कॉइन की कीमत है 1 मिलियन येन। जो सुनकर तो वेंडेलिन भी बिल्कुल ही हैरान होता है। ब्रेंटेक उसे कहता है रेनफॉल का खुद का एक स्टेट था और अब जब वो नहीं रहा तो हम वो तुम्हें देना चाहते हैं क्योंकि उसने तुम्हें ही चुना है। जिसके बाद अब एक बड़े से मैंशन को दिखाया जाता है जो कि था तो पहले रेनफॉल का पर अब अपने छोटू का हो चुका है। लेकिन भाई मैंशन इतना बड़ा है तो वो अकेला रहकर यहाँ पर करेगा क्या, कुछ पार्टनर्स भी तो चाहिए होंगे उसे। और तब उसे अपने सामने पार्टी बनाने वाला फॉर्म रखा दिखता है। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंडेलिन और उसके सारे साथी शिप पर थे और ये सब लोग जा रहे हैं अपने वेंडेलिन के भाई की शादी में। 8 भाई है ना इसके, सबकी शादी अभी तो होंगी अब। और इसके जिस भाई की अभी शादी हो रही है
उसका रिश्ता काफी ग्रैंड फैमिली के अंदर जुड़ा है, यानी कि एक अच्छी खासी नामी फैमिली से। और तुम लोगों को क्या लग रहा है इनकी शिप पानी में चल रही है? नहीं, असल में तो ये हवा में उड़ रही है, इसलिए एरविन के भी यहाँ पर डर के मारे फटी हुई थी। इन लोगों के साथ ब्रेंटेक भी है जो कि अपने किसी काम से इनके साथ जा रहा है। ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी अचानक से उनकी शिप के पास एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन आ जाता है, जिससे आप पूरे शिप में ही डर वाला माहौल बन जाता है। सबको यहाँ पर ब्रेंटेक पर यकीन था कि वो ही नहीं बचा सकता है, लेकिन यार यहाँ तो ब्रेंटेक को ही खुद पर यकीन नहीं होता, क्योंकि ये ड्रैगन एक अनडेड है और इसे बिना होली मैजिक के हराया नहीं जा सकता। पर तभी ब्रेंटेक सबको दिलासा देते हुए कहता है, तुम लोग चिंता मत करो, यहाँ पर एक और बहुत ही शानदार मैजिशियन है। और यार ब्रेंटेक यहाँ पर और किसी की नहीं बल्कि अपने वैंडलिन की ही बात कर रहा है, जो देखकर तो ये बेचारा और डर जाता है। अरे भाई तुम सब लोग मुझसे उम्मीद मत लगाओ, मेरे बस से बाहर है ये ड्रैगन। लेकिन थोड़ा सा मनाने के बाद आखिर में वो मान ही जाता है। ब्रेंटेक उससे कहता है, तब तक मैं शिप को प्रोटेक्ट करता हूँ और तुम उस ड्रैगन के ऊपर होली मैजिक का इस्तेमाल करना, बस यही तरीका है उसे हराने का। जिसके बाद अब वैंडलिन अकेला ही उस ड्रैगन के पास जाता है और इस ड्रैगन की पावर सही में काफी ज्यादा थी। वैसे एक तरह से देखा जाए तो वैंडलिन यहाँ पर अकेला नहीं है, ब्रेंटेक भी अपना मैजिक बैरियर बनाकर उसे प्रोटेक्ट करता है। इधर वैंडलिन अपना अटैक तैयार करने लगता है, लेकिन इस चीज में उसे काफी समय लग रहा था और इसी बात का फायदा उठाते हुए ये ड्रैगन उस पर लगातार अटैक करता ही रहता है। पर कुछ देर के अंदर ही अब वैंडलिन ने भी अपना अटैक कर ही दिया, जिसका उस ड्रैगन के ऊपर असर तो होने लगता है, पर फिर वो वैंडलिन को 2-3 फटके मार ही देता है। लेकिन ये अटैक अपने वैंडलिन का था, तो ये ड्रैगन इतना आसानी से उसे बच कैसे जाता। देखते ही देखते थोड़ी देर के अंदर ही उस ड्रैगन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और वो अब नीचे गिरने लगता है। लेकिन यहीं पर वैंडलिन की नजर उस ड्रैगन की बॉडी से निकली रेड क्रिस्टल पर पड़ती है, जिससे धीरे धीरे वो अट्रैक्ट होने लगता है। इसके कुछ देर बाद अब सब मिलकर शिप पर पार्टी करते हैं, ड्रैगन के हारने की पार्टी। यहीं पर ब्रेंटेक बैठा ही हुआ था कि तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम है एल्टर, और ये ब्रेंटेक के बचपन का पुराना साथी है। इस सिटी के अंदर बहुत ही नामी मर्चेंट है, यानी कि व्यापारी। कुछ देर बाद अब सब शिप से नीचे उतरते हैं, जहाँ ब्रेंटेक को इस सिटी के अंदर थोड़ा काम था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। और उसके जाते ही यहाँ पर काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। तब उनमें से एक नीचे झुकते हुए वैंडलिन से कहता है, आपने उस ड्रैगन को हराकर बहुत ही बड़ा काम किया है, इसलिए हमारे लॉर्ड कैसल में आपका इंतजार कर रहे हैं। सीधे सीधे कहा जाए तो वैंडलिन को उनकी तरफ से एक इनविटेशन आया है, जिसके बाद अब वैंडलिन उस सोल्जर के साथ लॉर्ड से मिलने जाता है, जहाँ पर काफी अच्छे से उसका स्वागत किया जाता है। एल्टर और वैंडलिन लॉर्ड को देखते ही उनके सामने अपना सर झुका लेते हैं, जो देखकर वो वैंडलिन से कहता है, अरे ये क्या, तुम तो अभी काफी यंग हो, तुमने उस एशियन ड्रैगन को हराया और हमारे शिप पर काफी सारे पैसेंजर्स की जान बचाई, ये काफी सम्मान की बात है, इसलिए मैं अब अपनी तरफ से तुम्हें एक मेडल देना चाहता हूँ। और यार इस मेडल के मिलने के बाद ये एक बैरोनेट बन जाएगा। वैसे ये बैरोनेट होता क्या है तो मुझे भी नहीं पता। इधर अब इन तीनों को दिखाया जाता है जहाँ पर सब एरिक के घर पर आए हुए थे। ये लोग आपस में वैंडलिन के बारे में ही बात कर रहे थे और ब्रेंटेक उनसे कहता है, तुम लोग अब बस देखते जाओ, वैंडलिन अब काफी बड़ी ऊंचाई को छूने वाला है। असल में बात यह है कि अगर वैंडलिन बैरोनेट बना तो वो अपने फादर से भी आगे निकल जाएगा। सीधे सीधे बोला जाए तो बैरोनेट एक काफी ऊंची पोस्ट है, तो इसलिए अब लीना को लगता है कहीं ऐसा ना हो वो बैरोनेट बनने के बाद हमारे साथ ही रहना बंद कर दे। तो ब्रेंटेक उसे कहता है, अरे चिंता मत करो, उसे जहाँ रहना अच्छा लगेगा वहाँ पर रह सकता है, क्योंकि उसके ऊपर किसी तरह की भी जबरदस्ती नहीं होगी। जो सुनकर ये लोग काफी खुश होते हैं, लेकिन एरिक उनसे कहता है, इतना भी खुश मत हो, अभी तो बस शुरुआत है। इधर अब कैसल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन की हड्डियों की बोली लग रही थी, क्योंकि वो ड्रैगन सदियों पुराना था, इसलिए उसके बॉडी पार्ट्स भी बड़े कीमती हैं। यहाँ कैसल के अंदर भी ड्रैगन के उसी रेड क्रिस्टल को लेकर मोल भाव चल रहा था, क्योंकि भाई वैंडरलेन ने ही उस ड्रैगन को मारा है, तो हिस्सा तो उससे भी मिलना चाहिए। पर यहाँ तो लोगों में ही इस क्रिस्टल के बंटवारे को लेकर बातों बातों में ही बहस छिड़ जाती है, जो देखकर एल्टर वैंडरलेन को बताता है कि ये लोग तुम्हारा हिस्सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम अभी एक बच्चे हो, तो इसलिए ये लोग नहीं चाहते कि तुम्हें इसमें से ज्यादा हिस्सा मिले। इसके बाद अब ये दोनों कैसल के बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर एक बंदा अपनी कुछ टेक्निक्स दिखाकर वैंडरलेन को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। और ये ऐसा इसलिए क्योंकि अब अपना छोटू एक नोबल बन चुका है और उसका ओहदा भी अब काफी ऊंचा हो गया है, तो इसलिए ये लड़का चाहता है कि वैंडरलेन उसे इम्प्रेस होकर उसे अपनी टीम में रख ले, यानी कि उसे अपने साथ रख ले। और वैसे भी जो मेडल अभी वैंडरलेन के पास है वो सदियों से किसी के पास नहीं रहा है, इसलिए अभी वैंडरलेन का ओहदा काफी हाई हो चुका है। साथ ही भाई अब तो काफी सारे व्यापारी भी वैंडरलेन के साथ अपना रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, यानी कि वो अब अपनी बेटियों की शादी उसके साथ ही कराने की कोशिश करेंगे। इसके बाद अगले दिन वैंडरलेन अपने भाइयों से मिलने आता है, जहाँ ये सबके सब थोड़े उदास लग रहे थे, तो वो उनसे पूछता है, आखिर बात क्या है, तुम लोग ऐसे उदास क्यों हो? तो एरिक उसे कहता है, देखो अभी सबकी फैमिली के पास से उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट आया है, पर हमारी फैमिली वालों ने तो हमें कुछ भेजा ही नहीं। तभी वैंडरलेन का भाई उसे एक लेटर निकाल कर देता है, जो कि कर्ट की तरफ से आया है। लेटर के अंदर कर्ट ने लिखा था, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि एरिक तुम खुद ही पर कर दो वेडिंग गिफ्ट। तब वैंडरलेन उसे कहता है, क्या मैं आपकी शादी के लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से थोड़े से गिफ्ट देना चाहता हूँ। जिसके अब कुछ देर बाद उसके भाई की शादी होती है, जहाँ भाई अपने वैंडरलेन ने तो काफी एक्सपेंसिव गिफ्ट दिया था, काफी पैसे वाला हो गया भाई अपना। अब इसके कुछ देर बाद एल्टर एक छोटे से मटके के अंदर कुछ लेकर आता है, जो कि वैंडरलेन ने ही उससे मंगाई थी, पर उसे ये देख यकीन नहीं होता कि एल्टर ये लेकर ही आ गया। जिसके बाद अब वैंडरलेन अपने दोस्तों को लेकर अपने घर आता है, जहाँ सभी किचन में आ चुके थे और यहाँ पर ये लोग कुछ बनाने की तैयारी कर रहे हैं। वैंडरलेन उन्हें बताता है कि आज हम लोग बनाने वाले हैं मीसो, और यहाँ पर इसने मीसो बनाने में उस चीज का इस्तेमाल किया है जो कि एल्टर ने उसे ला कर दिया था। वैसे तो यार इसे बनने में सालों लगते हैं, पर अपना छोटू तो मैजिशियन है ना, तो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके सालों में बनने वाली चीज को वो कुछ मिनट्स में ही बनाकर तैयार कर देता है। और ये जो भी इसने
बनाया था, पता नहीं क्या मीसो या क्या नाम था उसका, वो हर किसी को काफी पसंद आता है। इधर ये लोग मस्त अपनी छोटी सी पार्टी कर रहे थे और दूसरी तरफ उसी के असल वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि बोलियां लगाने का काम कर रहा था और इसका नाम है मिस्टर एगमेंड। वो अपनी बेटी को बुला के उससे कहता है मैंने तुम्हारे लिए एक हस्बैंड ढूंढ लिया है और यहाँ पर भाई ये और किसी के नहीं बल्कि अपने वेंड्रेलिन की ही बात कर रहा था। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर एगमेंड ने वेंड्रेलिन को अपने घर पर चाय पीने के लिए बुलाया है। तब वेंड्रेलिन यहाँ पर उनका शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उनकी वजह से ही उसे लॉर्ड की तरफ से मेडल मिला था। वो लोग अब बैठ कर बातें ही कर रहे थे कि तभी एक लड़की वहाँ पर आती है और ये मिस्टर एगमेंड की ग्रैंड डॉटर है। इसका नाम है एलिस। एलिस को अपने बारे में बताते हुए वेंड्रेलिन यहाँ पर कुछ नोटिस करता है। असल में बात यह है कि इस लड़की के पास मैजिक है, एक हीलिंग मैजिक जो कि ज्यादातर लोगों को हील करने काम आता है और इसके इसी मैजिक पावर को वेंड्रेलिन ने नोटिस किया था। तब मिस्टर एगमेंड उससे बताते हैं कि अब ये मेनली चर्च में ही काम किया करती है पर मैं चाहता हूँ कि एक नॉर्मल लड़की की तरह ही अपनी शादी करके एक नॉर्मल जिंदगी बिताए। तो वेंड्रेलिन कहता है अरे ये तो काफी अच्छी बात है, ये काफी ब्यूटीफुल भी है, आपको तो इसके लिए बहुत रिश्ते भी आए होंगे। इस पर मिस्टर एगमेंड कहता है हाँ तुमने सही कहा, बहुत सारे लड़के इसके लिए रिश्ता भेजते रहते हैं। तो वेंड्रेलिन उनसे यहाँ पर मजाक मजाक में कह देता है अरे वाह फिर तो मुझे भी आप उस लिस्ट में शामिल कर लो। लेकिन बेचारे को पता कहाँ था कि उसका ये मजाक उसके ऊपर ही भारी पड़ जाएगा। मिस्टर एगमेंड उसे कहते हैं हाँ तो तुम इसे शादी कर सकते हो, वैसे तो ये बस अभी 12 साल की है तो तुम लोग अपनी एंगेजमेंट कर लो, शादी तो बाद में भी हो जाएगी। और इसी तरह बस एक छोटे से मजाक की वजह से बेचारा वेंड्रेलिन मिस्टर एगमेंड के जाल में फंस जाता है, यानी कि उसे अब एलिस से ही शादी करना होगा क्योंकि उसने हाँ जो कह दिया है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर मिस्टर एगमेंड अपने बटलर को ये बताने लगते हैं कैसे उन्होंने चालाकी से वेंड्रेलिन को अपना दामाद बना लिया। जो सुनकर वो बटलर उन्हें कहता है ये तो सही नहीं है, पहले आपको उसकी फैमिली वालों से परमिशन लेनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि यार अब वेंड्रेलिन की फैमिली के बारे में ज्यादा किसी को नहीं पता तो बटलर एगमेंड से परमिशन मांगता है उनकी फैमिली के ऊपर नजर रखने के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पर इधर वेंड्रेलिन सबको अपना किस्सा सुना रहा था कि कैसे गलती से उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है, यानी कि मिस्टर एगमेंड ने कैसे उसे धोखे में फंसा लिया, इसलिए यहाँ पर बेचारे गुस्से में था। अब तुम लोग इसे देख के ये सोच रहे होगे कि इसने ये जोकर वाली ड्रेस क्यों पहनी है, तो सोचते रहो फिर मुझे क्या। अब वेंड्रेलिन उसी जोकर वाले गेटअप में ही एरविन के साथ एक स्वीट शॉप में आता है जहाँ एरविन यहाँ उसे कुछ कुकीज लेने के लिए कहता है उसकी होने वाली वाइफ के लिए। अब थोड़ी देर बाद लोग उस शॉप से निकलते हैं और रास्ते में वेंड्रेलिन को वही लड़का दिखता है जो कि कुछ दिन पहले कैसल में उसे अपनी स्किल्स दिखा रहा था उसकी टीम में आने के लिए। उसे देखते ही जल्दी से वेंड्रेलिन खुद को छुपाने की कोशिश करता है और उसका कोई फायदा नहीं होता, वो फिर भी उसे पहचान ही लेता है। उसने जैसे यहाँ पर वेंड्रेलिन का नाम लिया आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है और इसलिए अब हर कोई वेंड्रेलिन की टीम में आने के लिए अपनी अपनी मांग रखता है। कम समझ रहे हो क्या तुम इसे, बंदा फेमस हो चुका है, हर कोई इसे पहचानता है अब। लेकिन अचानक यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाती है कि वेंड्रेलिन चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। घर में आने के बाद उसका बड़ा भाई एरिक उसे कहता है तुम्हें अब किसी रिटेनर को रख लेना चाहिए, यानी कि ऐसा कोई जो कि वेंड्रेलिन के काम को उसके साथ संभाल सके। ये सुन के अब एरविन उसे कहता है ऐसे ही बात है तो फिर तुम मुझे ही अपने रिटेनर के तौर पर रख लो। तो वेंड्रेलिन भी इसके लिए मान जाता है, जो देखकर तो एरविन बहुत ही खुश हो गया क्योंकि उसे अब वेंड्रेलिन का रिटेनर बनने का मौका मिला है, जो कि उसके लिए काफी बड़ी बात है। इसके बाद अब वेंड्रेलिन मिस्टर एगमेंड के घर जाता है पर एगमेंड तो यहाँ पर उसके सामने बैठा था तो अब छुपने की कोशिश करता है, लेकिन बेचारा छुपने की कोशिश ही कर रहा था कितने में एलिस वहाँ पर आकर उसे देख लेती है। तो वेंड्रेलिन अब उसे लेकर चुपचाप घर की छत पे आ जाता है। दोनों यहाँ पर साथ में ही बैठे हुए थे और वो यहाँ उससे सीधा ही पूछ लेता है तो हमारे एंगेजमेंट के बारे में क्या सोचती हो, क्या तुम्हें वो सही लगता है। तो एलिस उसे कहती है हाँ इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ कि तुम मेरे हस्बैंड बनोगे, भले ही मैं तुम्हें जानती नहीं पर यहाँ पर हर कोई तुम्हारी तारीफ करता रहता है और अगर तुम जैसा कोई मेरा हस्बैंड बनेगा तो ये तो मेरे लिए काफी गर्व की बात होगी। दूसरी तरफ यहाँ पर एरविन आके लीना और लुइस को बताता है कि वो अब वेंड्रेलिन का रिटर्नर बन चुका है और भाई लौंडा इस बात से काफी खुश भी था, जो देख के अब इन दोनों को थोड़ी जलन होने लगती है और एरविन भी इन्हें चिढ़ा चिढ़ा के बड़ा खुश हो रहा था। लुइस और लीना साइड में आके एक दूसरे से कहते हैं मेरा बस चले तो मैं तो इसे मार के यहीं पर गाड़ दूं, कुछ ज्यादा ही नहीं उड़ रहा ये। और ये बात यह है कि इन लोगों को उससे जलन इसलिए हो रही है क्योंकि एरविन अभी उनसे आगे निकल चुका है, तो इसलिए अब ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि अब ये लोग वेंड्रेलिन की राखेल बनेंगे ताकि एरविन को जला सके, और राखेल का मतलब होता है एक फीमेल असिस्टेंट। इसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंड्रेलिन एलिस के साथ लंच कर रहा था। भाई अपना अमीर हो चुका है अब तो, क्या शाही खाना खा रहा है। लंच खत्म करने के बाद अब वेंड्रेलिन सीधा उठकर वहां से जाने ही लगा कि तभी बटलर उसे रोकते हुए कहता है ये आप लोगों की फर्स्ट डेट है तो आपको मिस एलिस को कुछ गिफ्ट देना चाहिए। पर बेचारे वेंड्रेलिन को तो यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आता, जिसके बाद बटलर उसे और एलिस को एक ज्वेलरी शॉप के अंदर लेकर आता है ताकि यहाँ से वेंड्रेलिन एलिस के लिए कुछ गिफ्ट ले सके। यहाँ पर काफी सारी खूबसूरत रिंग्स रखी थी जिनकी कीमत 10 से 50 गोल्ड कॉइंस है, यानी कि करीब 4 से 5 मिलियन येन के बराबर, जिसका मतलब ये सारी की सारी रिंग्स काफी एक्सपेंसिव है। यहाँ पर थोड़ा देखते हुए वेंड्रेलिन की नजर कोने में रखी एक रिंग पर जाती है जो कि बिल्कुल ही सादी रिंग थी, ज्यादा कुछ अट्रैक्टिव भी नहीं होती है, पर अपने वेंड्रेलिन को तो बस ये वाली रिंग ही पसंद आती है। तब वहाँ का ओनर उसे इसकी कीमत बताता है जो कि है पूरे 300 गोल्ड कॉइन, जो सुन के तो बेचारे वेंड्रेलिन के तोते ही उड़ जाते हैं।
पर एलिस भी यहीं पर थी तो बेचारा क्या ही करता, अपनी इज्जत भी तो बचानी है उसे, इसलिए वो फैसला करता है कि वो यही रिंग लेगा। अब जब रात में वो लोग एक साथ जा रहे थे तो एलिस उसे कहती है, मुझे पता है आपने इस रिंग के अंदर मैजिक देखा था, इसलिए आप इसे लेने के लिए राजी हो गए। तो वैंडरिन उसे कहता है, अरे बस मुझे लगा कि तुम्हारे ऊपर ये अच्छा लगेगा इसलिए मैंने ले लिया। और क्योंकि यार ये रिंग एक मैजिकल रिंग है तो वैंडरिन यहाँ पर उसे टेस्ट करने लगता है, जिससे उस रिंग के अंदर से काफी ज्यादा लाइट निकलनी शुरू हो गई और आसपास एक खूबसूरत सा माहौल बन जाता है। साथ ही यार एलिस भी अपने हीरो के प्यार में पड़ने लगी थी, उसे अब धीरे धीरे वैंडरिन काफी पसंद आ रहा है। रात में अब एंगमैन अपने बटलर से पूछता है, तो तुम्हें वैंडरिन कैसा लगा? तो बटलर इस पर उसे कहता है, आज तक जितने भी लड़के मिस एलिस के लिए रिश्ता लेकर आए हैं वो उनके साथ बड़े ही सम्मान से बात करते हैं, जैसे कि मिस एलिस काफी बड़े ओहदे पर हो, पर ये लड़का वैंडरिन बाकियों का जैसा नहीं है, वो उन्हें बिल्कुल ही एक नॉर्मल गर्ल की तरह ट्रीट करता है, इसलिए मुझे लगता है कि ये लड़का सबसे अलग है। अगले दिन एरविन और लुइस बैठ के अपने अपने काम के बारे में बात कर रहे होते हैं कि तभी एलिस वहाँ पर आती है। ये अब यहाँ पर वैंडरिन से मिलने आई है। इस पर एरविन उसे कहता है, अरे माफ करना वो तो अभी कैसल गया हुआ है। तो एलिस कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, वैसे क्या तुम लोग मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हो? दूसरी तरफ यहाँ पर वैंडरिन को दिखाया गया जो कि किंग के पास आया था और किंग यहाँ पर उसे एक ड्रैगन हंट करके लाने के लिए बोलते हैं। तो इस पर वैंडरिन भी हाँ कह देता है। असल में यार पेलगनिया नाम की एक सिटी है जो कि डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छी जगह है, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि वहीं पर एक एंशिएंट ड्रैगन भी रहता है जिसने उस जगह को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा है। तो वैंडरिन यहाँ पर कहता है, तो क्या हम सिर्फ 2 लोग उस ड्रैगन से लड़ने जाएंगे? तो किंग उसे कहता है, अरे चिंता मत करो, तुम अकेले नहीं जाओगे। और इतने में तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जिसका नाम है क्लैम्ड और उसकी ब्रेंटैक से पहले से जान पहचान है। बंदा भाई काफी जोश में है, जो देखकर वैंडरिन कहता है, ऐसा लगता है कि काफी पावरफुल है और ये क्लैम्ड काफी रिस्पेक्टेबल मैजिशियन भी है, इसकी लोग काफी रिस्पेक्ट करते हैं। जिसके बाद अब तीनों ही उस ड्रैगन से भिड़ने के लिए उसी सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर वैंडरिन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके घर के बाहर काफी सारे लोग हल्ला करने लगते हैं उसकी आर्मी के अंदर शामिल होने के लिए, और अब इन लोगों को संभालने के लिए एक शानदार कमांडर चाहिए होगा। तो अब क्योंकि अपना वैंडरिन यहाँ पर नहीं है इसलिए उसके रिटेनर को ये सब करना चाहिए। शुरुआत में तो अरविंद भी इसके लिए तैयार नहीं होता पर फिर भी वो मान ही जाता है। इधर यहाँ वैंडरिन, क्लैम्ड और ब्रेंटैक उस ड्रैगन से लड़ने पहुंचते हैं जहाँ पर तभी वो खतरनाक ड्रैगन नीचे से निकलता है, जो देखकर क्लैम्ड जल्दी से खुद के लिए एक मैजिकल आर्मर तैयार कर लेता है और बहुत ही तेजी से जाकर उस ड्रैगन के ऊपर एक अटैक करता है। लेकिन वैंडरिन को तो ये देखकर यकीन ही नहीं होता कि मैजिकल पावर को भी किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट में बदला जा सकता है। ब्रेंटैक उसे कहता है, तैयार हो जाओ अब तुम्हारी बारी। तो वैंडरिन भी अभी देख के अपना मैजिक इस्तेमाल करना शुरू करने लगा और क्लैम्ड के कहने पर वो तेजी से जाके उस ड्रैगन के ऊपर अटैक कर देता है। वैसे भी अब 3 वॉरियर्स के सामने ये ड्रैगन कहीं टिक पाने वाला था। उसे हराने के बाद वैंडरिन उसे अपने मैजिक बैग के अंदर कलेक्ट कर लेता है। तब क्लैम्ड उसे बताता है कि देखो, अगर तुम इसे नोबल्स को दोगे तो तुम्हें इस ड्रैगन का एक लिमिटेड अमाउंट ही मिलेगा, लेकिन अगर तुमने इसके ऑर्गन्स को ब्लैक मार्केट में बेचा तो काफी फायदे में रहोगे। अभी क्लैम्ड को ये जगह काफी शांत लगती है, लेकिन असली खतरा तो अब आने वाला है। अब वो चीज आने वाली है जिसने रेनफॉल को मरने पर मजबूर कर दिया था। इधर यहाँ पर सारे सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो कि मॉन्स्टर से लड़ने की वजह से काफी जख्मी हो चुके थे। असल में बात यह है कि अभी जिस जगह पर वैंडरिन ने ड्रैगन को मारा है उसी जगह पर सारे सोल्जर्स छोटे मोटे मॉन्स्टर से लड़ने का काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके किंग ने जैसा हुक्म दिया सबको उस जगह को मॉन्स्टर से आजाद करना है। सिर्फ वो ड्रैगन ही नहीं और भी बहुत सारे मॉन्स्टर्स है इस जगह पर, इसलिए सारे सोल्जर्स से लड़ने का काम कर रहे हैं। साथ ही अब लड़ते हुए काफी सारे सोल्जर्स जख्मी भी हो चुके थे और अपनी एलिस इन्हें हील करने का काम करती है। अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक सोल्जर आके सभी को बताता है हीरोज वापस आ रहे हैं, उन्होंने उस ड्रैगन को हरा दिया। और इसके कुछ देर बाद वैंडरिन वहां पर आता है, लेकिन जैसे अब एलिस से मिलती है तो वो तो वहीं पर बेहोश हो जाती है। बेचारी अब काफी थक चुकी थी। कुछ देर बाद अब जब उसकी आंख खुलती है तो अपना वैंडरिन उसके सामने ही होता है और उससे कहता है, मैंने सुना है तुमने सोल्जर्स को हील करने में काफी मदद की, इन सब के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही हर एक सिपाही अच्छे से लड़ पाया। ऐसी अब इन लोगों की बातचीत चली रही थी कि तभी वहां पर क्लैम्ड आके उससे कहता है, तो कैसी हो मेरी भतीजी? और यहीं पर ये पता चलता है कि क्लैम्ड इसका चाचा है। तुम लोग की तरफ वैंडरिन को भी ये बात अभी अभी पता चली है। इसके बाद अब वैंडरिन के घर को दिखाया जाता है जहाँ पर वैंडरिन के लिए एक बहुत ही शानदार पेंटिंग आई हुई थी। तो एरविन उसे बताता है कि जब तुम्हें प्रमोशन के बाद दूसरा मेडल मिला था तब हम लोगों ने ही तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था। इतने वहाँ पर तभी एलिस आती है जो देखकर वैंडरिन अब उसी के पास चला जाता है, लेकिन लिन और लुइस को देख के अंदर ही अंदर थोड़ी जलन होने लगी थी, पर वो भाई अब कर भी क्या सकते हैं, इन दोनों की एंगेजमेंट तो हो ही चुकी है। तभी एलिस उससे पूछती है, क्या तुमने लिन और लुइस से भी एंगेजमेंट कर रखी है? जिस पर वैंडरिन उसे कहता है, अरे नहीं ऐसा नहीं है, कैसी बात कर रही हो तुम, भला तुम्हारे होते हुए मैं दूसरी लड़कियों के साथ कैसे रिलेशन बना सकता हूँ? तो एलिस कहती है, पर नोबल्स के लिए तो बहुत ही नॉर्मल बात है। और अब इनकी बातें सुन के लिन और लुइस अपना हाथ ऊपर करते हुए कहते हैं, हाँ अगर हमें मौका मिले तो हम भी वैंडरिन से शादी करना चाहेंगे। मतलब यार ये लोग भी मौके पे चौका मार रहे हैं। तब वैंडरिन अब एलिस की तरफ देखता है और वो उसे देख के हंसती है। तो अब वो कहता है, ठीक है अब से हम तीनों एक साथ रहेंगे, थ्रीसम होगा भाई अब तो। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैंडरिन के भाई हेलमेट की शादी हो रही है। अभी तो यार टोटल बस 3 की शादी हुई है, 5 की शादी तो हमारा बाकी है। यहाँ पर उसका एक और भाई बोलता है, अब तो हमसे लोग अपनी बेटी की शादी इसलिए कराना चाह रहे हैं ताकि वो वैंडरिन के रिलेटिव बन सके। देख रहे हो ना तुम लोग, ब्रांड बन चुका है अभी पूरा। तभी एरिक्स यहाँ पर उसे पता चलता है कि एक मार्शल आर्ट टूर्नामेंट होने वाला है जो कि हर 3 साल में एक बार रखा जाता है। तो वैंडरिन कहता है, अच्छा ऐसा क्या, तो फिर तो मैं भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। हाँ लेकिन तुम ये याद रखना कि इस
कॉम्पिटिशन में मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ फिजिकली फाइट करना होगा तुम्हें अपनी स्वॉर्ड से, क्योंकि ये एक तरह का स्वॉर्डमैनशिप कॉम्पिटिशन है। और क्योंकि यार वैंडरिन को सिर्फ मैजिक ही आता है तो उसके लिए फिजिकली फाइट करना काफी मुश्किल हो सकता है। दूसरी तरफ यहाँ लिन, लुइस और एरविन की प्रैक्टिस चल रही थी, जहाँ बेचारा एरविन ढंग से कुछ कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि यहाँ लिन और लुइस के पास थोड़ा मैजिक तो था पर भाई एरविन के पास तो वो भी नहीं। तभी वो लोग वैंडरिन को उड़ते हुए कहीं जाते हुए देखते हैं और सोचते हैं आखिर बात क्या है, ये अपने भाई की वेडिंग सेरेमनी छोड़कर आखिर जा कहाँ रहा है। और वैंडरिन को देख के एरविन के अंदर भी अब एक बार फिर से जोश भर जाता है। अब रात में एक साथ डिनर करते वक्त लिन उससे पूछती है, मैंने सुना है कि तुम उस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। जिस पर वो कहता है हाँ, और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट किया है इसके बारे में। और वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये कि वेरिन नाम का एक बंदा है जो कि पिछले 2 साल का विनर रह चुका है, वो अब इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसका मतलब कि हम सबके जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। बातों बातों में वैंडरिन उनसे कहता है, वैसे मुझे तुम लोगों से कुछ बात करनी है हमारी टीम के बारे में। मैं चाहता हूँ कि एलिस हमारे टीम में आ जाए, क्योंकि अगर एक तरह से देखा जाए तो उसने भी हमारे साथ टीम में काफी काम किया है, जो सुनकर सभी खुश होते हैं और किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक ऐसा मैजिक यूजर जिसे हीलिंग मैजिक आता है उनकी टीम के लिए काफी अच्छा रहेगा। यहीं पर इधर बेचारा एरविन सोच में डूबा हुआ था, क्योंकि उसे भी उस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करना है। और अभी उसे जब वैंडरिन के भी पार्टिसिपेट करने की बात चली तो बंदा कुछ ज्यादा ही जोश में आ जाता है और उसने अब अगले दिन से ही अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी और इतने जोश में था कि सबको पीछे छोड़ देता है। और सबसे पीछे अपना वैंडरिन ही है, क्योंकि अभी ये फिजिकल एक्टिविटीज में काफी कमजोर है। हर एक एक्सरसाइज के अंदर लिन, लुइस और सभी अच्छा कर रहे थे, लेकिन बेचारे वैंडरिन ही इन सब में सबसे पीछे था। और एरविन का तो यार मुकाबला ही नहीं, फिजिकल एक्टिविटीज में बंदा काफी अच्छा है। और तो और वैंडरिन का हर फिजिकल एक्टिविटी के अंदर यही हाल है, बेचारा ढंग से कुछ कर ही नहीं पाता। और इसी तरह इनकी प्रैक्टिस ऐसे लगातार घंटों तक चलती रहती है, लेकिन एरविन तो फिर भी रुकने का नाम नहीं लेता। खतरनाक वाला मोटिवेशन आ चुका है इसके अंदर। कुछ देर बाद अब जब ये सब एक साथ बैठे होते हैं तो वैंडरिन सभी को बताता है कि वेरन फिर से इस टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाला है, क्योंकि किंग ने उसे ऐसा कहा है कि अगर उसे नेक्स्ट जनरेशन को इंस्पायर करना है तो उसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इस वेरन के बारे में याद है ना तुम लोगों को, ये वही बंदा है जो कि पिछले लगातार 2 बार से जीतता आया है। और अब क्योंकि वेरन टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है तो बेचारे एरविन का कॉन्फिडेंस यहाँ पर बिल्कुल ही डाउन हो जाता है और वो जाकर चुपचाप अकेले रूम के अंदर सो जाता है। जो देखकर लुइस और लिन आके उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें प्रैक्टिस के लिए नहीं जाना? तो एरविन मना कर देता है। लुइस उसे कहती है, क्या हुआ, तुम तो इतनी मेहनत कर रहे थे और अब बस इस वेरन के आने से तुम हार मान रहे हो। असल में बात यह है कि एरविन को ये लगता है कि उसका वेरन से कोई मैच नहीं, और वो कहता है वैसे भी वो एक नोबल है और ऊपर से नाइट से कमांडर भी, तो इसलिए मेरे सामने उसके जीतने के चांसेस बहुत ही ज्यादा हैं। लुइस और लिन यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश तो करते हैं, पर ये उल्टा उनके ऊपर ही गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद अगली सुबह एरविन वैंडरिन को अपने सामने बैठा देखता है और जाके उससे पूछता है, मुझे ये जानना था कि अगर मैं इस टूर्नामेंट के अंदर हार जाऊं तो क्या तुम मुझे अपनी टीम से निकाल दोगे? पर भाई ये वैंडरिन तो यहाँ पर घोड़े बेचकर सो रहा था। तो एरविन कहता है, अरे उठ भी जा भाई, कितना सोएगा? और तब अचानक से ये उड़ते हुए एलिस का नाम लेता है, मतलब उसके सपने देख रहा था ये। और उठकर ये वैंडरिन एलिस के बारे में बात करने लगा, जो सुनने के बाद एरविन जो कहने आया था अब वो नहीं कहता। वैंडरिन को इतना नॉर्मल देख के उसके अंदर एक बार फिर से कॉन्फिडेंस आ जाता है और साथ में उसने जाके लुइस और लिन से भी माफी मांग ली थी। ऐसे अब कुछ दिन बीतने के बाद टूर्नामेंट वाला दिन आता है, जहाँ लोग तो पूरे स्टेडियम के अंदर ही भरे पड़े थे। सब यहाँ पर कंपटीशन के लिए बिल्कुल ही रेडी थे, पर भाई वैंडरिन तो अभी तक सो ही रहा है, इसे कंपटीशन ही कुछ फिक्र ही नहीं है। इसके बाद अब टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, जहाँ पहला राउंड होने वाला है अपने वैंडरिन का, और इसकी पहली फाइट का ओपोनेंट ही वेरन है, पिछले 2 साल का चैंपियन। अब वैसे तो वैंडरिन की वेरन को देखते ही बुरी तरह से फट जाती है, लेकिन वो इस वक्त खुद पर बदनामी नहीं चाहता था, इसलिए फाइट के लिए रेडी हो जाता है। वो अटैक करने की आप थोड़ी कोशिश करने लगा कि तभी अचानक वेरन वहां से आके एक ही अटैक में उसे हरा देता है। कुछ ज्यादा जल्दी फाइट खत्म हो गई अपनी मेन कैरेक्टर की, जो देख के अब ब्रेंटेक उससे कहता है, तुम्हारा जो हाल हुआ कहीं तुम्हारे दोस्तों के साथ भी ऐसा ना हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं है भाई, एटलीस्ट ये लोग फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर वैंडरिन से तो अच्छे ही हैं, और इस बात को तो अपना वैंडरिन भी मानता है। कुछ देर बाद अब लिन का अगला मैच होता है, जहाँ अपने अपोनेंट को देखकर वो बिल्कुल ही हैरान थी, क्योंकि यहाँ पर उसका अपोनेंट वही ग्रीन बालों वाला लड़का है जो कि हमेशा वैंडरिन के पीछे पड़ा रहता है उसकी टीम में आने के लिए। याद ही होगा तुम लोगों को ये तो। वो लिन से कहता है, अगर आप यहाँ हो तो इसका मतलब वैंडरिन भी यहीं पर है, इसका मतलब सर वैंडरिन भी मुझे देख रहे हैं, इससे ज्यादा वाला मुझे और क्या चाहिए। दोनों की फाइट अब शुरू होती है और भाई ये बंदा कुछ ज्यादा ही फास्ट था, लिन तो इसके अटैक्स ढंग से देख भी नहीं पाती। वो लिन से कहता है, आज तो मैं वैंडरिन को दिखा कर रहा हूँ कि मेरी टेक्निक्स कितनी बेस्ट हैं, और भाई ये तो बस लिन को सिर्फ अपना एक ही अटैक करके हरा देता है। बेचारी अब ये भी हार के वापस आ गई। लुइस कहती है, मुझे लगा नहीं था कि इतना पावरफुल होगा, काफी अच्छी टेक्निक्स है उसकी। और एक बार फिर से ये लोग यहाँ पर बात कर रहे होते हैं और अपना वैंडरिन सो रहा था। दूसरी तरफ यहाँ पर एरविन की फाइट दिखाई जाती है, जो कि अपने अपोनेंट को काफी अच्छी टक्कर दे रहा था, लेकिन इतने ही बीच में उसके हाथों में से अचानक से काफी दर्द होना शुरू हो जाता है। साथ ही भाई वेरन भी यहीं पर था, जो कि लगातार हर एक मैच जीत ही रहा है, और वो एरविन से आके कहता है, तो लगता है मेरा अगला मैच तुमसे होने वाला है, चलो देखते हैं कि कितना दम है तुम में। कुछ देर बाद लिन और लुइस एरविन की चोट पर पट्टियां बांध रहे थे, और लुइस उसे कहती है, क्या तुमने अपना लंच बॉक्स देखा? अगर नहीं देखा तो जल्दी देखो। असल में इन लोगों के लिए लंच की तैयारी वैंडरिन ने की है, पूरी रात भर जागकर, यानी कि इनका लंच उसने ही बनाया है, इसलिए तो ये बेचारा इतना सो रहा था, क्योंकि उसे ये अच्छी तरह से पता था कि वो एक भी मैच नहीं जीत सकता, तो कम से कम उसे अपनी टीम के लिए कुछ करना था, इसलिए उसने ये सारा लंच तैयार किया है। दूसरी तरफ यहाँ पर सारे पार्टिसिपेंट्स पूरी मेहनत में लगे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे सब अपने मैचेस के लिए। इधर यही लुइस वैंडरिन को अपने मेंटर के पास लेकर जाने लगती है और उसे बताती है कि उन्होंने कहा है कि वो हमें अकेले में सिखाएंगे, और
और वो लोग उससे मिलने के लिए काफी देर तक इसी तरह चलते ही रहते हैं, जो देखकर वैंडरेन गुस्से में पूछता है तो आखिर है कहाँ तुम्हारा ये मेंटर, बस इतनी देर से हम लोग सिर्फ चल रहे हैं। तभी उन्हें कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है और उनके सामने क्लैम्ड आता है, यही है लुइस का मेंटर, जो देखकर तो वैंडरेन अपना मुंह ही बना लेता है। बेचारे को ये उम्मीद ही नहीं थी कि उसे क्लैम्ड से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। दूसरी तरफ यहाँ पर कर्ट और उसके फादर को दिखाया जाता है जो कि खेतों में काम कर रहे थे। तभी एमिली आकर उन्हें बताती है घर पर कुछ लोग आए हैं वैंडरेन के बारे में बात करने के लिए, जो सुनकर पता नहीं क्यों पर कर्ट काफी चिढ़ जाता है, पर फिर भी वो घर आता है जहाँ पर वो आदमी उसे एक लेटर देता है जो कि लॉर्ड के छोटे भाई की तरफ से आया था। लेकिन कर्ट तो उसे पढ़ता भी नहीं और कहता है ये पक्का फिर से कोई इन्विटेशन लेटर होगा, तुम ही से पढ़ो, अब हमारा वैंडरेन से कोई भी लेना देना नहीं है। और अब जैसे एमिली इस लेटर को पढ़ती है तो वो तो बिल्कुल ही हैरान हो गई और कर्ट को बताती है कि वैंडरेन एक डंजन के अंदर मर चुका है। अब इसके बाद कुछ दिनों पहले का सीन दिखाया गया जहाँ पर वैंडरेन बताता है आखिरकार 3 साल की प्रैक्टिस के बाद मैं एक एडवेंचर बन ही चुका हूँ और आज इसने अपने मास्टर का क्लोव पहना था यानी कि रेनफॉल का, जो कि काफी जच भी रहा है इस पर। वैंडरेन आज बड़ा ही खुश दिख रहा था तो वेलिस उसे पूछती है आखिर बात क्या है, आज इतने खुश हो तुम? तो वैंडरेन कहता है अरे हाँ ऐसा है इसलिए क्योंकि आज मुझे आजादी मिलने वाली है, मुझे अब किसी की भी सुनने की जरूरत नहीं, बस मजा ही करने आप तो। तभी ब्रेंटक आके उसे कहता है तुम्हारी खुशी भंग करने के लिए माफ करना पर तुम्हारे लिए काम आया है, ये एंशिएंट डंजन्स के बारे में है और तो और ये ऑर्डर सीधा किंग की तरफ से आया है। जिस पर वो कहता है अरे यार कुछ भी हो जाए पर मेरी लाइफ नहीं बदलने वाली। इसके बाद ये सब लोग एक डंजन की तरफ जाने लगते हैं जो कि साइज में काफी बड़ा होता है। धीरे धीरे अब सब काफी अंदर जाने लगे जहाँ पर ब्रेंटक इन्हें बताता है ये गुफा तब डिस्कवर हुई थी जब हमने 3 साल पहले उस ड्रैगन से फाइट किया था। असल में यार ये उस टाइम की बात कर रहा है जब वैंडरेन, क्लैम्ड और ब्रेंटक ने मिलकर उस ड्रैगन को हराया था। और इसके बाद काफी ज्यादा लोगों ने इस गुफा के अंदर एक्सप्लोर करने की कोशिश की पर उनमें से कोई भी कभी वापस नहीं आया, जिसके बाद जाके लोगों को रियलाइज हुआ कि डंजन बहुत ही खतरनाक है। ब्रेंटक कहता है तो वैंडरेन अब तुम्हें समझ में आ ही गया होगा कि तुम्हें आखिरी डंजन का काम क्यों दिया गया। वैसे अब इसे तो समझ में आया नहीं लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ, इनके एडवेंचरर गिल्ड का नाम है ड्रैगन बस्टर, यानी कि वो जो ड्रैगन्स का मेनली शिकार करते हैं और अभी इस डंजन के अंदर एक ड्रैगन ही है। वो लोग अब धीरे धीरे और भी अंदर जाने लगे लेकिन यहाँ पर इन सबको काफी डर लग रहा था क्योंकि यार ऑफिशियली अब इन लोगों का ये पहला क्वेस्ट है यानी कि पहला काम एडवेंचर बनने के बाद, इसलिए यहाँ पर सबको अंदर ही अंदर डर लग रहा था। तभी इन सबको वहाँ पर एक दरवाजा दिखता है और जैसे ये लोग उसे खोलकर अंदर गए तो सामने एक बड़ा सा सर्कल होता है। सबको देखने में ऐसा लगा कि यार यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, पूरी खाली जगह है ये तो। लेकिन इतने में ब्रेंटक उन्हें कहता है जल्दी से सब यहाँ से भागो। पर इनके भागने से पहले ही यहाँ पर एक मैजिक क्रिएट होता है और ये सब के सब वहीं पर अटक जाते हैं। तब ब्रेंटक उन्हें बताता है कि ये मैजिक एंशिएंट सिविलाइजेशन का है जो कि सालों पहले यहाँ पर रहा करते थे। तभी अचानक से ही ये सब यहाँ पर से एक एक करके टेलीपोर्ट होने लगते हैं और आखिर में सिर्फ वैंडरेन और एलिस ही बच जाते हैं। लेकिन अब वैंडरेन इससे पहले कि एलिस का हाथ पकड़ता वो भी अब वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और एलिस यहाँ पर अकेली रह चुकी थी। पर अब कुछ देर बाद दिखाया गया जहाँ पर एलिस अब सबके साथ थी। यहाँ एक बोर्ड के ऊपर लिखा था वेलकम टू द रिवर्स हैंगिंग। असल में ये एक तरह का ट्रैप है एंशिएंट सिविलाइजेशन का, ताकि जो घुसपैठी यहाँ पर आते हैं वो डायरेक्ट इस डंजन के बीचों बीच आकर फंस जाएं। लुइस वैंडरेन से कहती है तुम अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लेकिन यार मेन बात तो यही है कि वैंडरेन यहाँ पर अभी ऐसा कर ही नहीं सकता क्योंकि टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल करने के लिए जहाँ जाना होता है उस जगह के बारे में कुछ पता होना चाहिए, पर अभी तो इन्हें यही नहीं पता कि लोग आखिर है कहाँ पे। लुइस पूछती है तो अब क्या करें? जिस पर वैंडरेन कहता है सामने सीढ़ी दिख रही है ना तुम सबको, तो बस चलते रहो और क्या। अब जैसे ये लोग उन सीढ़ियों से ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कमरे के अंदर काफी सारे वॉरियर्स खड़े होते हैं। ये लोग अभी जागे नहीं है पर अब इससे पहले के बेचारे भाग पाते गेट ही बंद हो जाता है। ब्रेंटक कहता है अब हम फंस ही चुके हैं, देखो ये सारे जाग भी गए। जो देख के अभी सब जल्दी से अपना अपना मैजिक तैयार करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अरविंद कहता है चलो अब वक्त आ चुका है, हमने इन 3 सालों में जो सीखा वो दिखाने का। और सब एक साथ इन सभी वॉरियर्स पर टूट पड़ते हैं जहाँ पर ये सारे काफी अच्छी टक्कर भी दे रहे थे और ब्रेंटक इन सबको अपनी शील्ड से प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी लुइस भी अब अपना अटैक तैयार करती है जिससे उसने काफी सारों को बस एक बार में ही खत्म कर दिया और ऐसे करते करते ये लोग मिलकर इन सबको खत्म कर देते हैं। तभी लिन को सामने की तरफ काफी सारे इंसानों के कंकाल दिखते हैं जिसका मतलब ये है कि ये सब वो एडवेंचर्स हैं जो कि यहाँ पर आए थे पर वापस जा नहीं पाए। इतने में लुइस वहाँ पर आकर गेट पर देखती है जहाँ से और भी सारे वॉरियर्स आ रहे थे, मतलब कि लोग अब बुरी तरह से फंस चुके हैं। कुछ समय बाद अब क्लैम्ड को दिखाया गया जो कि किंग के साथ बैठा था, जहाँ किंग उसे कहता है हर जगह पर अफवाह फैल चुकी है कि वो लोग अब मार जा चुके हैं क्योंकि उन लोगों को उस डंजन के अंदर गए 5 दिन हो चुके हैं। और यार ये लोग वैंडरेन की टीम के बारे में ही बात कर रहे थे क्योंकि अब काफी अफवाह फैल चुकी है कि वो लोग उस डंजन से बाहर नहीं निकल पाए। दूसरी तरफ यहाँ पर रुगनर नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि किसी से कहता है ये लो ये लेटर लो और इसे वैंडरेन के बड़े भाई तक पहुंचा दो। और वो मन ही मन खुद से कहता है वैंडरेन तुम मर ही जाओ, तुम्हारे लिए वही अच्छा होगा। तो अब तो शायद तुम लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि वैंडरेन के बड़े भाई के पास उसके मरने की खबर किसने पहुंचाई थी। जिसके बाद अभी तक डंजन के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये सब अब सेफ हैं लेकिन इनकी फाइट अभी भी चल रही है। यहीं पर वैंडरेन खाना खाते हुए कहता है काफी अच्छी स्ट्रेटेजी बनाई है हमने, जहाँ एक बंदा खाना खाते हुए थोड़ा रेस्ट करेगा और बाकी 3 लोग फाइट करेंगे। धीरे धीरे वो लोग अभी इसी स्ट्रेटेजी के साथ एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर चढ़ने लगे और दुश्मनों को खत्म करने लगते हैं। लेकिन साथ ही अभी सब काफी घायल भी हो चुके थे और अब डंजन के फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ने लगते हैं। पर अभी ये सारे सोल्जर्स तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ये तो अच्छा है कि यहाँ पर एलिस इन लोगों को हील करने के लिए इनके साथ है, वरना कब के खत्म हो चुके होते ये सब। अब इन सबको खत्म कर देने के बाद फाइनली अब ये सब एक बड़े से गेट के पास पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही अब वो गेट की तरफ जाते हैं आसपास पूरी तरह
से अंधेरा छा जाता है। एरविन खुश होकर कहता है यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, आखिरकार हमारा मिशन खत्म हुआ। पर वेंड्रेलिन और ब्रेंटा को थोड़ी गड़बड़ लगती है और जब वो सामने देखते हैं तो वहाँ पर एक बड़ा सा ड्रैगन था, जो देख के ब्रेंटा कहता है अब वक्त आ चुका है, वेंड्रेलिन मेरी मदद करो। पर दिक्कत ये है कि अब इतने लड़ने के बाद इन लोगों के पास भी अब ज्यादा मैजिक नहीं बचा। और तभी लिन को यहाँ पर एक सोल्जर अचानक ही पीछे से अटैक कर देता है, जिससे वो पूरी तरह से घायल हो चुकी थी और एलिस उसे ठीक करने लगती है। वेंड्रेलिन ये देख के ब्रेंटा से कहता है शायद हम अपने मैजिक को कंबाइन करके अटैक करना चाहिए, जिस पर ब्रेंटा भी मान जाता है। लेकिन जैसे ही अब वो उसे अपनी पावर्स देना शुरू करने लगा, वो कुछ ही देर के अंदर थक जाता है। पर वेंड्रेलिन तो यहाँ पर रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, जो देखकर ब्रेंटा कहता है तुम तो बिल्कुल ही अपने मास्टर की तरह हो, यानी कि रेनफॉल की तरह, तुम्हारे अंदर भी वो जुनून है जो कि उसके अंदर था। पर ब्रेंटा अब यहाँ पर इससे ज्यादा लड़ नहीं पाता और वहीं पर बेहोश हो जाता है। साथ ही अब वेंड्रेलिन की भी पावर्स कम पड़ने लगी थी, अकेले कितना ही संभाल पाएगा ये। सब उसे चीयर अप करने की बहुत कोशिश करते हैं पर कोई फायदा नहीं होता। आखिर में एलिस जल्दी से उसके पास जाके कहती है ये मेरी एक स्पेशल टेक्निक है जिसका नाम है मिरेकल लाइट। वो सीधा वेंड्रेलिन को किस कर लेती है। ऐसी पावर्स तो भाई मुझे भी चाहिए। कितने अच्छी तरीके से पावर्स का ट्रांसफर हो रहा है यहाँ पर। लेकिन इसके बाद एलिस थककर वहीं पर बेहोश हो जाती है और वेंड्रेलिन के पास अब तो भरपूर ताकत आ चुकी थी और अब वो एक इतना ज्यादा पावरफुल अटैक करता है कि इससे उस ड्रैगन का खात्मा ही हो जाता है और उसके मरते ही यहाँ पर सारे सोल्जर्स रुक जाते हैं। साथ ही अब वेंड्रेलिन और एलिस दोनों ही एक साथ थककर वहीं पर बेहोश हो चुके थे। इसके अब कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर ये लोग डंजन के अंदर एक अच्छी सी जगह ढूंढकर इन दोनों को वहीं पर लेटा देते हैं। यहीं पर लुइस और लिन इन दोनों के पास खड़े एलिस की पावर्स के बारे में बात कर रहे थे कि भाई ये कैसी पावर्स थी जो कि किस करने से एक्टिवेट हो गई। इतने वेंड्रेलिन भी जाग चुका था और अपनी आंखें खोल लेता है, पर इन लोगों की बातें सुनकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। असल में ये लोग एलिस से थोड़ा सा जल रहे थे क्योंकि उसने वेंड्रेलिन के साथ बाजी जो मार ली। कुछ देर बाद वेंड्रेलिन और एलिस ब्रेंटा के साथ होते हैं जहाँ पर उन्हें बताता है कि ये सिविलाइजेशन यहाँ के एंशिएंट मेज ने बनाई थी, जिसे लोग मैजिक क्रिएशन का गॉड मानते थे। तभी इधर एरविन इन सबको कुछ दिखाने के लिए अपने पास बुलाता है और जब ये लोग वो देखने के लिए गए तो ये बिल्कुल ही हैरान हो चुके थे क्योंकि यहाँ पर मैजिक एयरशिप्स रखी हुई थी, वो भी एक नहीं बहुत सारी। जिसका सीधा कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वेंड्रेलिन की टीम किंग के सामने बैठी थी और इन लोग का यहाँ पर एक तरह से हिसाब किताब चल रहा है क्योंकि इन्हें उस डंजन के अंदर से काफी सारी चीजें मिली हैं और क्योंकि इन लोगों को उस डंजन में जाने का काम किंग नहीं दिया था तो इन्हें रिवॉर्ड का अमाउंट भी काफी बड़ा मिला है, जहाँ वेंड्रेलिन की टीम के हर एक मेंबर को 2 मिलियन गोल्ड कॉइन दिए जाएंगे। कुछ देर बाद वेंड्रेलिन और क्लैम्ड आपस में बैठ के बातें कर रहे थे जहाँ पर वो उसे बताता है कि अब वो यहाँ से कुछ दिनों में जाने वाला है। तो क्लैम्ड उससे कहता है सच में क्या? तो अब तो मैं अकेला पड़ जाऊंगा, पर चलो जो भी हो मैं उन लोगों को जरूर ढूंढूंगा जिन्होंने अफवाह फैलाई थी। और तब यहाँ पर वेंड्रेलिन को ये बात पता चलती है किसी ने उसके मरने की झूठी अफवाह फैलाई थी। दूसरी तरफ यहाँ पर रुग्नर और उसके साथी आपस में वेंड्रेलिन के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि अब वो जिंदा बच चुका है। तो इस पर रुग्नर उन्हें कहता है चिंता मत करो, खेल तो अब शुरू हुआ है। यहीं इधर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसने खुद को ढक रखा था और वो पता नहीं क्यों पर वेंड्रेलिन के घर आकर उस पर नजर रख रही थी और ये चीज कहीं ना कहीं वेंड्रेलिन को भी महसूस हो जाती है। तो वो सभी से कहता है कुछ दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने हम पर नजर रख रखी है। जिस पर एरविन कहता है अरे छोड़ो नहीं तो नॉर्मल है, लोग तुम्हारे फैन हैं, उस अफवाह की वजह से उन्हें लग रहा होगा कि तुम मर गए इसलिए शायद वो तुम्हें चेक करने के लिए आते होंगे। तो लिन कहती है ऐसी बात है तो फिर तो हमें एक बॉडीगार्ड रख लेना चाहिए जो कि मेहनती और ईमानदार हो। और यार ऐसा तो सिर्फ एक ही बंदा है जिसका नाम है रोडरैक। वेंड्रेलिन को भी यहाँ पर पहले पता नहीं होता कि रोडरैक है कौन, पर फिर उसे अचानक ही ये याद आता है कि लोग किसकी बात कर रहे हैं। और इसके कुछ देर बाद वेंड्रेलिन और बाकी लोग रोडरैक के पास आते हैं। ये बंदा तो याद होगा ही तुम लोग को, यही है रोडरैक जो कि काफी टाइम से वेंड्रेलिन की टीम में आने की कोशिश में लगा हुआ था। और अब जब वेंड्रेलिन खुद सामने से आकर उसे अपना बॉडीगार्ड बनने का ऑफर देता है तो बेचारा तो खुशी के मारे रोने ही लग गया और उससे कहता है आप लोग अपनी सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ सकते हो, मैं आपके लिए पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करूंगा। और यहाँ पर भी वही लड़की वेंड्रेलिन के ऊपर नजर रख रही थी और ऐसा नहीं है कि इसके बाद ये चली जाती है। ये लोग जब लंच कर रहे थे तब भी लड़की उन पर नजर रखे हुई थी, पर यही लुइस ने इस बार उसे देख लिया। एरविन तो भाई ये देखते ही वेंड्रेलिन को बचाने के लिए उसके सर नीचे ही पटक देता है और सब बिल्कुल फाइटिंग में पोज लेकर रेडी थे लड़ने के लिए, लेकिन तब तक वो लड़की गायब भी हो चुकी थी। साथ ही अब इस लड़की का चेहरा भी दिखाई दिया जाता है। दूसरी तरफ यहाँ पर रोडरैक रुग्नर के ऊपर नजर बनाए रखता है कि आखिर इसका आना जाना कहाँ हो रहा है क्योंकि अब उसे रुग्नर के ऊपर शक हो चुका है। इधर यहाँ पर इस लड़की ने अभी तक इन लोगों का पीछा नहीं छोड़ा, पता नहीं क्यों पर सिर्फ वेंड्रेलिन के ऊपर ही नजर रख रही है। यहीं पर दिखाया जाता है कि अपने वेंड्रेलिन के घर पर काफी शानदार पार्टी रखी गई है जहाँ पर उसके सारे भाई भी होते हैं सिर्फ कर्ट को छोड़कर, जो देखकर लुइस कहती है अरे वाह यहाँ पर तो ड्यूक भी मौजूद है। यहाँ पर सारे बड़े बड़े लोग थे क्योंकि अब अपने वेंड्रेलिन की बातचीत बन चुकी है ना इन सबसे। इतने में यहाँ पर वो और एलिस सभी के लिए कुछ लेकर आते हैं और वो सबको बताता है तो ये है वो जो मैं बहुत दूर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इस चीज का नाम है टूना और ये इतनी अलग चीज थी कि सब यही सोचने लगते हैं कि सब खाया कैसे जाए। तब वेंड्रेलिन यहाँ पर सबको सोया सॉस दिखाते हुए इन्हें खाने का तरीका बताता है और ये टूना फूना पता नहीं क्या है जो भी है लेकिन सबको काफी पसंद आता है। कुछ देर बाद रोडरैक वहाँ पर आके वेंड्रेलिन को बताता है मुझे पता चल चुका है ये रूमर्स रुग्नर नहीं फैलाए थे, असल में रुग्नर हेड कमिश्नर का छोटा भाई है इसलिए तो ये इतना हवा में उड़ रहा है और जो चाहे वो कर रहा है। और इसी नहीं तो वेंड्रेलिन के मरने की खबर उसके बड़े भाई के पास पहुंचाई थी। तो वेंड्रेलिन कहता है मुझे यकीन नहीं होता कि इन सब में इन लोगों ने मेरी फैमिली को घसीट लिया। तो रोडरैक उसे कहता है अरे सर आप चिंता मत कीजिए, अब मैंने एक ऐसा जाल बिछाया जिससे चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि अब सबको पता चल चुका है कि वेंड्रेलिन के मरने की अफवाह रुग्नर नहीं फैलाई थी। असल में यार बात यह है कि इस रोडरैक ने रुग्नर के खिलाफ एक झूठी अफवाह फैला दी थी इसलिए अब उसका सच सबके सामने आ चुका है। वेंड्रेलिन के पूछने पर रोडरैक उसे कहता है मुझे तो शुरुआत से ही इस रुग्नर के ऊपर शक
रोडरैक था। तो वेंड्रेन पूछता है तुम्हें ऐसा क्यों लगा, क्या तुम उसे जानते हो? तब रोडरैक यहाँ पर बताता है कि असल में रुगनर मेरा फादर है, लेकिन उसने कभी मुझे अपने बेटे के रूप में माना ही नहीं, और ये यही वजह है कि रोडरैक रुगनर को पसंद नहीं करता। तभी एलिस वहाँ पर कुछ कुकीज लेकर आती है और अभी भी इस लड़की ने इन लोगों पर नजर रखा हुआ था, लेकिन अब उसे सबर नहीं होता और अंदर आने के लिए गेट को पीट पीट कर तोड़ डालती है। जो देख के अब ये लोग रेडी हो जाते हैं कि इसके अंदर आते ही फाइट शुरू कर दिया जाए। और जब एरविन उसके सामने आता है तो वो तो बेचारे को घुमा के पटकी देती है। वो तेजी से अब आगे बढ़ने लगी। जो देख के रोडरैक वेंड्रेन के सामने खड़ा हो गया। पर ये असल में तो यहाँ पर इसे सिर्फ खाने की पड़ी थी, बस इसलिए ही आई थी ये अंदर क्योंकि इसे खाना खाना था। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उससे कहता है विल्मा, लगता है तुमने इन्हें अपने बारे में बताया नहीं। असल में यार ये विल्मा इसकी ही बेटी है, यही थी जो इतने टाइम से इन लोगों पर नजर रखी हुई थी। और वो वेंड्रेन से आके कहती है तुम पास हो चुके हो, लेकिन यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं होती कि इसने ऐसा बोला क्यों। वो एलिस से कहती है क्या तुम मेरे लिए वो चीज बना सकती हो? असल में यार इसे लोगों से ज्यादा खाने में इंटरेस्ट है। जो देख क्या ब्रांटेक आके कहता है लगता है इस लड़की को हियो सिंड्रोम है। जिस किसी को भी सिंड्रोम होता है उसके पास पावर तो बहुत होती है, पर जब तक उसे खाना ना मिले उसकी पावर्स किसी काम की नहीं, वो उसे इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगा। और तब वेल्मा के फादर वेंड्रेन से कहते हैं क्या तुम इसे अपने बॉडीगार्ड के तौर पर रखना चाहोगे? तुम इसे चाहो तो शादी भी कर सकते हो। तो अब तुम लोग को समझ में आया कि इसने इतने टाइम से वेल्मा को वेंड्रेन के पीछे लगा रखा था, क्योंकि ये भी अब अपनी बेटी की शादी उससे ही कराना चाहता है। तो वेंड्रेन उसे कहता है मुझे माफ करिएगा, पर अब मैं इस टाउन से जा रहा हूँ एक नॉर्मल एडवेंचर की लाइफ जीने, तो इसलिए मुझे किसी बॉडीगार्ड की कोई जरूरत नहीं। जिस पर वो आदमी उसे कहता है इतना जल्दी कैसे, तुम्हें तो अभी एक और टास्क दिया जाने वाला है। और तब वो वहाँ पर ड्यूक को बुलाता है जो वेंड्रेन से कहता है अगर तुम करना चाहो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्वेस्ट है। इसके बाद अब सीधा वेंड्रेन के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ एमिलिया ने वो लेटर पढ़ लिया था जिसमें वेंड्रेन के मरने की खबर थी। पर ये सुनने के बाद कर्ट का बिल्कुल ही अजीब रिएक्शन आता है। बंदा एक साइड से रो रहा था और एक साइड से हंस भी रहा था। इतने में तभी वो लोग कुछ नोटिस करते हैं और जैसे वो घर के बाहर देखते हैं तो यहाँ तो ब्रांटेक के साथ साथ वेंड्रेन और उसकी पूरी टीम खड़ी हुई थी। कुछ देर बाद सब अंदर आके बैठते हैं जहाँ वेंड्रेन कहता है पुरानी यादें ताजा हो गई। कर्ट गुस्से में बताता है कि आज से 15 साल पहले हमने अपनी आर्मी को ड्यूक के कहने पर जंगल में भेजा था, पर हमारी आर्मी कभी वापस आ नहीं पाई। तो ब्रांटेक कहता है इसके पीछे का रीजन ये है कि वो लोग अनडेड हो चुके हैं, यानी कि एक तरह से बोला जाए तो वो लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं। इसी वजह से अब ड्यूक चाहते हैं कि हम लोगों की सोल को प्यूरिफाई करें, और यही काम दिया है ड्यूक ने वेंड्रेन को उन अनडेड सोल्जर्स की सोल को प्यूरिफाई करने का। यहाँ पर कर्ट के साथ उसका छोटा भाई हेलमेट और साथ ही विलेज चीफ भी बैठे होते हैं। ब्रांटेक उसे कहता है देख भाई, हम तो कोई फ्री में काम नहीं करा रहे हैं, तुझे क्या चाहिए बस तू वो बता। तो कर्ट उनसे उन सारे सोल्जर्स के आर्मर्स और जो भी चीजें वहाँ पर मिलेगी उन सबका ट्रिब्यूट मांगता है, यानी कि उन सब चीजों को वो खुद रखना चाहता है। तो ब्रांटेक उससे पूछता है अच्छा तो तुम्हें कितने परसेंटेज चाहिए ये भी बता दो। तो वो अब अपने विलेज चीफ से पूछता है जो कि उसे 30% लेने की सलाह देता है। लेकिन भाई ये कर्ट बड़ा चालू बंदा था, अपनी तरफ से 20% और इंक्रीज करके डायरेक्ट 50% ही मांग लेता है और उनसे कहता है अगर तुम हमें इतना दे सकते हो तो दो, वरना यहाँ फिर जा सकते हो। और वो बताता है कि जितने भी विलेजर्स के लोग उस आर्मी के अंदर थे उनके परिवार वाले बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, तो इसलिए उनको उन वेपन से क्या ही मतलब होगा, उनको हिस्सा मिलना भी नहीं चाहिए। और ये सब सुन के अब एरविन बिल्कुल ही गुस्से में आ चुका था। तो एलिस कहती है अगर हमें उनकी आत्मा को प्योरीफाई करना है तो उनकी चीजें उनके साथ ही जानी चाहिए। जिस पर कर्ट उसे कहता है अपनी हद में रहो, तुम बच्ची हो तुम अभी। अब भाई ये कर्ट तो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। जो देख के अब एरविन बहुत ही गुस्से में आ चुका था, बिल्कुल ही मारने को आ चुका था तो कर्ट को, पर वेंड्रेन यहाँ पर उसे रोक लेता है और वो कर्ट की सारी शर्तों पे हाँ भी कह देता है। इसके कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर वेंड्रेन बैठा सोच रहा था कि आखिर बात क्या है, वो अब मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। वैसे देखा जाए तो इसके पीछे की वजह बड़ी क्लियर है, क्योंकि कर्ट ये नहीं चाहता कि वेंड्रेन उसकी पोजीशन छीन ले, और वो इसलिए भी उसे जलता है क्योंकि उसकी मैजिकल पावर्स बहुत ही ज्यादा हैं। इसके बाद अगले दिन ये सब लोग जंगल में आते हैं जहाँ वेंड्रेन कहता है चलो अब अपने प्लान पे काम किया जाए। वो लोग सारे ज़ॉम्बीज को चिल्ला चिल्ला के चिढ़ाते हैं कि तुम सब सोल्जर्स हो, अगर अभी बाहर नहीं आए तो तुम्हारे नाम पे बहुत ही बड़ा धब्बा लग जाएगा। और कहीं ना कहीं वेंड्रेन का ये प्लान काम भी कर जाता है। उन सारे ज़ॉम्बीज को यानी कि उन सारे सोल्जर्स को अपने प्राइड की कहीं ना कहीं चिंता है, इसलिए वो लोग अब सामने आने लगते हैं। तब वेंड्रेन के कहने पर एलिस एक ब्लैंकेट उठाकर मैजिक इस्तेमाल करने लगी और अब वो भी अपना कुछ मैजिक यूज करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा मैजिक सर्कल क्रिएट हो गया। अब जो भी ज़ॉम्बी इस सर्कल को टच कर रहा था वो अपने आप ही प्योरीफाई हो जाता है, और प्योरीफाई होकर धीरे धीरे सारे ज़ॉम्बीज खत्म ही होने लगते हैं। इधर ब्रांटेक, एरविन और बाकी सब उन सोल्जर्स के वेपन से उनके मालिकों की पहचान करने में लग जाते हैं। इतने में तभी लुइस की नजर एक खतरनाक वाले ज़ॉम्बी पर जाती है और उसे लगता है कि यही इन लोगों का बॉस। पर यार ये लोग इससे पहले कुछ करते हैं, वो भी उस सर्कल से टकरा के प्योरीफाई होकर गायब भी हो जाता है। लेकिन अब एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आ गई, एक अनडेड ड्रैगन वहाँ पर आ जाता है। पर ये इनके बनाए मैजिकल सर्कल से प्योरीफाई नहीं हो पाता और अंदर आ चुका था। अब ये बेचारा ड्रैगन जैसे इन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, उससे पहले ही विल्मा एक ही अटैक में उसके सर को धड़ से अलग कर डालती है। इसके बाद अब ये सब लोग उस ड्रैगन को प्यूरीफाई करने में लग जाते हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ अनडेड जानवर भी होते हैं जो कि उस सर्कल से प्यूरीफाई नहीं हो रहे थे, तो लुइस और बाकी सब उनसे लड़के उन्हें ठिकाने लगा देते हैं और धीरे धीरे ऐसे करते करते इनका काम खत्म हो जाता है और सबके सब प्यूरीफाई हो चुके थे। लेकिन तब लुइस एक और ज़ॉम्बी को नोटिस करती है जो कि उनकी तरफ ही आ रहा था। ये थोड़ा अलग है क्योंकि बोल भी सकता है। वो इन लोगों से अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में पूछता है, यानी कि अपनी पोती के बारे में, और शायद यार ये लोग इसकी पोती को जानते थे। तो वो उससे कहते हैं आप चिंता मत करो, वो बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी बिता रही है, वो काफी खुश अपनी जिंदगी में। जो सुनकर वो आदमी यानी कि वो ज़ॉम्बी काफी खुश होता है और
और खुशी खुशी अपनी तलवार को नीचे रख देता है। और अब इन सारे सोल्जर्स का सामान गाँव वालों को सामने रख दिया जाता है, जहाँ पर सारे अपने अपने बच्चों के सामान ले रहे थे। लेकिन इतने में कर्ट वहाँ पर आ गया, जो कि उन सभी से सारे आर्मर्स और बाकी सारा सामान मांगता है, जिस पर वहाँ खड़ा आदमी उसे कहता है ये हमारे बच्चों की आखिरी निशानी है, उन्हें मुक्ति देने के लिए हमें इसे जलाना होगा। तो कर्ट उन्हें कहता है अरे बात को समझो, हमारे देश के पास इतना आयरन नहीं है, तो अगर हम इन चीजों को अपने काम के लिए जलाएं तो अपना गुजारा कर सकते हैं। अब वैसे तो यार यहाँ पे कर्ट की बात भी सही थी, लेकिन फिर भी विलेज के लोग इस चीज के लिए तैयार नहीं होते। जो देखिए वेंडर आके कहता है तुम्हें बस आयरन चाहिए ना, तो रुको मैं देता हूँ। और तब वो एक बड़ा सा आयरन क्यूब वहाँ पर लाके रख देता है। और ये देख के तो अब इस कर्ट की भी बोलती बंद हो चुकी थी, वो चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। कुछ देर बाद अभी लोग ड्यूक के पास आते हैं, जहाँ ड्यूक बड़ा ही खुश था कि इन लोगों ने उस टास्क को कंप्लीट कर दिया। वेंडर कहता है अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो ड्यूक कहता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर कुछ दिन और रुको, मुझे तुमसे थोड़े से और भी काम कराने हैं। और ब्रांटेक के भी थोड़ा सा यहाँ पर कहने पर वेंडर ड्यूक की बात मान जाता है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से जाने लगी और ड्यूक ऊपर से खड़ा इन्हें देख रहा था। साथ ही यहाँ पर ड्यूक के साथ रुगनर भी है, जो कि उन्हें कहता है हमारा प्लान काम कर गया। तो ड्यूक उसे कहता है हाँ प्लान काम क्यों नहीं करेगा, वैसे अभी ये वेंडरलैंड और उसके सारे साथी विलेज के अंदर ही हैं। अगले दिन उन सारे सोल्जर्स का फ्यूनरल होता है, जहाँ पर एलिसिया सब करवा रही थी, क्योंकि फ्यूनरल वाला काम पहले जो लेडी क्या करती थी वो अब काफी बूढ़ी हो चुकी है, तो इसलिए अब एलिसिया सब कर रही है। अब रात के वक्त फ्यूनरल में आए लोगों का डिनर चल रहा होता है, जहाँ पर कर्ट की वाइफ भी आई हुई थी, और भाई इसके तो अब 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। वो आके कुछ देर तक अपनी प्रेयर करती है। कुछ देर रुकने के बाद जब वहाँ से जाने लगती है तो वहाँ पर वेंडरलैंड उससे मिलने आता है, जो देखकर वो उसे कहती है लगता है तुम आजकल काफी बिजी हो, हमसे तो आप मिलने भी नहीं आते तुम। तभी वेंडरलैंड के दोनों भतीजे उससे पूछने लगते हैं आप तो एक ड्रैगन स्लेयर हो ना, तो प्लीज हमें बताइए आपने ड्रैगन को कैसे हराया। तो इसलिए अब लुइस और लेन वेंडरलैंड का फर्स्ट बैटल कैसे हुआ था उसका एक छोटा सा प्ले करके दिखाते हैं, जो देख इसके दोनों भतीजे भी काफी एंजॉय कर रहे थे। साथ ही वेंडरलैंड तो इन्हें लॉलीपॉप भी देता है, सस्ते में लिपटा दिया भाई इसने तो। इन लोगों के जाने के बाद विलेज चीफ वहाँ पर आके उससे कहते हैं मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या आप हमारे इस राज्य के मालिक बन सकते हो, यानी कि एक लॉर्ड। जो सुनकर तो वेंडरलैंड खुद ही घबरा जाता है, क्योंकि अब इसका बड़ा भाई कर्ट इस विलेज का चीफ है, अगर उसने ये सब सुन लिया तो दिक्कत हो जाएगी। शुरुआत में तो वेंडरलैंड इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसे अब इन सब चीजों को छोड़कर एक एडवेंचर की लाइफ जीनी है। पर तभी इतने में यहाँ पर ब्रेंटक आ गया, जो कि उससे कहता है वेंडरलैंड शायद तुम्हें पता नहीं, पर हमारे किंग चाहते हैं कि इस जगह के मालिक तुम बनो। इसका कुछ देर बाद ब्रेंटक वेंडरलैंड के साथ बैठा था और वो उसे बताता है हमारे ड्यूक इस जगह को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं, पर वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, तुम अच्छे से जानते हो इसके पीछे की वजह क्या है। तो इस पर वेंडरलैंड कहता है हाँ शायद इसलिए क्योंकि यहाँ पर हमेशा से सेम ही लोग रहते आ रहे हैं, और ये यही मेन रीजन था। इस जगह पर काफी जनरेशन से सेम लोग रहते आ रहे हैं। लेकिन अब इतने टाइम बाद वेंडरलैंड सामने आया एक मैजिशियन बन के, जिसके पास इतनी ज्यादा पावर्स हैं, इसलिए किंग चाहते हैं कि वेंडरलैंड अपने फादर की कंट्री पर आराम से राज करे। तो वो कहता है हाँ लेकिन इसके लिए मेरे फादर नहीं मानेंगे और आप उन्हें फोर्स भी नहीं कर सकते। इस पर ब्रेंटक उसे बताता है कि हाँ मैं ये बात समझता हूँ, इसलिए हम लोग अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं तुम्हारे फादर के सामने, जिससे उन्हें कर्ट के ऊपर जितना भी विश्वास है वो खत्म हो जाए और वो तुम्हें उस पद पे बिठा दें। यही मेन वजह थी कि हमारे लॉर्ड ने हमें यहाँ भेजा। सोल्जर्स को प्यूरिफाई करने का काम तो बस एक बहाना था, और अब क्योंकि इस काम से लोग तुम्हारा सम्मान करने लग गए, इसलिए मुझे यकीन है कि कर्ट तुम्हें किसी भी वक्त मरवाने की कोशिश कर सकता है। पर खैर अब लॉर्ड बनना या ना बनना ये पूरा तुम्हारे ऊपर है। वैसे भी अब तुम्हारे पास वो सब चीजें हैं जिससे तुम इस राज्य को काफी अच्छे से डेवलप कर सकते हो। तो वेंडरलैंड कहता है मेरे पास तो अब इतना पैसा है कि मैं चाह के भी इसे खत्म नहीं कर सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो 2 मिलियन इनका प्राइज मनी मुझे इसी राज्य को डेवलप करने के लिए दिया गया था? इसका मतलब आप लोग तो बहुत समय से चीज की प्लानिंग कर रहे थे। इसके बाद अब वेंडरलैंड घर आकर सबको सारी बातें बता देता है। तो एरविन और लिन उससे कहते हैं अरे अगर तुम यहाँ की लॉर्ड बन गए तो हमारी टीम का क्या होगा? और वैसे भी यार कहीं ना कहीं वेंडरलैंड लॉर्ड बनना ही नहीं चाहता। रात में डिनर करते वक्त वो और यहाँ पर बाकी सब कुछ खा ही नहीं रहे थे, सभी उदास थे ना इसी बात से कि अब वेंडरलैंड को लॉर्ड बनाया जा रहा है। तभी उन्हें बाहर से कुछ लोगों की आवाजें आती है, जो सुनकर वेंडरलैंड, हेलमेट और ब्रेंटक तीनों ही बाहर आ गए थे। जो देख के बाहर खड़े सारे लोग थोड़ा डर जाते हैं। तब हेलमेट के पूछने पर वो बूढ़ा आदमी बताता है हम तो बस अपनी रिक्वेस्ट मनवाने आए हैं, हम चाहते हैं कि सर वेंडरलैंड इस राज्य के नए लॉर्ड बने, न कि कर्ट। तो हेलमेट उन्हें कहता है अब चाहे तुम लोग जो भी कर लो, कर्ट कभी इस चीज के लिए नहीं मानेगा। इस पर वो आदमी बताता है हमें अब किसी पनिशमेंट से डर नहीं लगता, क्योंकि कर्ट अगर इस राज्य का लॉर्ड बना तो जो हाल अभी तक हमारा हुआ वो हमारे बच्चों का भी होगा। इन लोगों के बार बार अब इस तरह रिक्वेस्ट करने पर वेंडरलैंड उनसे कहता है मैं इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकता, प्लीज मुझे आप लोग इसके लिए थोड़ा टाइम दीजिए। तो आदमी कहता है पर कैसे? आप लोग तो कल यहाँ से अपना काम खत्म करके जा रहे हो ना, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि आपसे आज ही बात कर ली जाए। लेकिन लगता है कि शायद यार इन लोगों को कुछ गलतफहमी हुई है, किसी ने इन लोगों को वेंडरलैंड की झूठी खबर दी कि वो अब जाने वाला है। तब इतने में ब्रेंटक की नजर वहाँ खड़े विलेज चीफ पर पड़ती है, जो कि उन्हें वहीं पर खड़ा छुपकर देख रहा था। तो ब्रेंटक उसके पास जाए कहता है तुम काफी बढ़िया चाल चल रहे हो, इन लोगों को तुम नहीं बहकाया है ना, मेरी बात समझो, हम लोग इस चीज को ऑफिशियली हैंडल कर रहे हैं, तुम जो चाहते हो वही होगा। लेकिन अगर तुमने इस बीच हमारे काम में एंटर किया तो तुम्हारा हश्र अच्छा नहीं होगा। हमें तुमसे कोई दिक्कत नहीं, तुम अपनी जगह बिल्कुल सही हो, पर तुम अब हमें हमारे तरीके से काम करने दो। तो वो चीफ कहता है आपने मुझे वार्निंग दी इस चीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे विलेज चीफ की पोस्ट पर ही रहना है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। वो जाते हुए ब्रेंटक से कहता है आप एमिलिया पे नजर बनाए रखना, वो वेंडरलैंड के लिए खतरा साबित हो सकती है। दूसरी तरफ इधर कट और उसके चमचे वेंडरलैंड के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि विलेज के लोग भी अब वेंडरलैंड का ही सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें कट अब नहीं चाहिए। जो सुनकर वो कहता है गद्दारी करने वाले अब नहीं बचेंगे, मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ यहाँ पर एरविन वेंडरलैंड से कहता है हमें जल्द से जल्द कोई कदम उठाना होगा, लेकिन इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कट ही है, वो इनके हर काम में बीच में आएगा। तब ब्रेंटक वहाँ के कहता है अगर इसी तरह उसकी दादागिरी चलती रही तो हमें उसे
उसे रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। जिसके बाद अब अगले दिन का सीन दिखाया गया जहाँ पर वैंड्रेलिन एलिस के साथ था और वो अब कर्ट के घर पर जाने वाला है उसे थोड़ी बातचीत करने के लिए। कुछ देर बाद वो उसके घर पर आता है जब वैंड्रेलिन उसे समझाता है कि देखो यार, मुझे तुम्हारे पूरा किंगडम नहीं चाहिए, बस जो ये तुम्हारा अनडेवलप्ड एरिया है वो मुझे दे दो। मैं वहाँ पर काफी अच्छी ग्रोथ करूंगा और तुम्हें इससे कोई नुकसान भी नहीं होगा। साथ ही तुम्हारे विलेज में रहने वाले लोग भी काफी अच्छी जिंदगी जी पाएंगे। लेकिन यार सन की कर्ट उस पेपर को ही फाड़ देता है और कहता है मुझे पता है तुम लोग मेरे पद को मुझसे छीनना चाहते हो। तो वैंड्रेलिन कहता है अबे पागल, जरा अपने आसपास तो देख, तेरे राज्य के लोग तेरे खिलाफ ही बगावत कर रहे हैं। लेकिन यार कर्ट तो वैंड्रेलिन के ऊपर ही चढ़ने लग गया। इस बेवकूफ को अब समझाए कोई फायदा तो था नहीं, तो वैंड्रेलिन वहां से जाने ही लगता है। यहीं पर उसे एमिलिया भी मिलती है। वैंड्रेलिन उससे कहता है मैंने तो सिर्फ अपने बड़े भाई को बचाने के लिए उसके सामने एक अच्छा ऑफर रखा, पर वो तो मेरी बात ही नहीं मान रहा। तो एमिलिया कहती है यही तो वजह है कि मैं अपने बच्चों को तुम्हारे पास ज्यादा ला रही हूँ ताकि उनका तुम्हारे साथ ज्यादा कनेक्शन बढ़े और तुम उनसे उनके नोबल स्टेटस को न छीनो। वो अब अपने बच्चों के पास चली जाती है और इधर वैंड्रेलिन वहां से चला जाता है। अब जब वो यहाँ पर अपने साथियों के साथ था तो यहाँ पर उन सबको बता देता है कि अब मैं इस जगह का नया लॉर्ड बनने वाला हूँ। हो सकता है कि मेरे इस फैसले से मेरे करीबी लोगों को मुझसे तकलीफ हो, पर मुझे अब थोड़ा झेलना ही पड़ेगा। जो भी हो किंग की बात तो माननी ही होगी, पर अब इन सब में मुझे तुम लोगों की भी हेल्प चाहिए। और इधर अरविंद तो वैंड्रेलिन की बात सुनने में इतना बिजी हो गया था कि अपने काम को ही बिगाड़ देता है। तब एलिस उसे कहती है चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और अब इन सभी विलेज के लोगों से थोड़ा घुलने मिलने के लिए वैंड्रेलिन और उसके सारे साथी मिलकर गांव वालों को अपनी तरफ से कुछ सामान बांटते हैं, जहाँ पर सभी विलेजर्स को कुछ ना कुछ दे रहे थे। लेकिन ये सब देख के कर्ट की चमचुक्की अब जल रही थी और वो लोग ये बात सीधे जाके कर्ट को बता देते हैं। यहाँ का हर कोई तो अब वैंड्रेलिन को ही चाहता है, उनका ध्यान अब तुमसे हट चुका है। हर कोई यही चाहता है कि वैंड्रेलिन ही नया लॉर्ड बने, इसलिए अभी सब मिलकर उसे मारने का सोचते हैं। पर ये इतना आसान भी थोड़ी होगा, वो इतना पावरफुल मैजिशियन है। इसका कुछ देर बाद का सीन दिखाया गया जहाँ पर कर्ट के सारे चमचे कहीं जा रहे थे, लेकिन तब वहाँ पर वैंड्रेलिन इनके सामने आता है और ये लोग मिलकर इनको चारों तरफ से घेर चुके थे। वैसे ही दिखाया नहीं जाता कि इनके साथ आखिर होता क्या है। अगले दिन उनमें से एक चमचा कर्ट के पास आके कहता है हमारे साथ गद्दारी हुई है, ये वैंड्रेलिन तो अपने मैजिक का फायदा उठा रहा है, पता नहीं यार उसने क्या किया इनके साथ। दूसरी तरफ इधर वैंड्रेलिन रोडरैक के साथ होता है, जहाँ रोडरैक उसे एक घर दिखाने के लिए लाता है जो कि काफी अच्छा था पर थोड़ा टूटा फूटा है। रोडरैक कहता है ये जगह काफी सही रहेगी एमिलिया और उसके बच्चों के लिए। तब वैंड्रेलिन उसे बताता है कि मैं करना तो नहीं चाहता क्योंकि बच्चों को उनके होमलैंड से दूर करना सही नहीं, पर मुझे पता है कि वो लोग वहाँ से ज्यादा यहाँ खुश रहेंगे बिना बदनामी के। चलते हुए रोडरैक उसे बताता है कि दिन ब दिन आपसे मिलने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि वो लोग भी आपका इस नए काम में साथ देना चाहते हैं। अगले दिन में वो आदमी जिसने कर्ट घर पे वो लेटर पहुंचाया था वो रुगनर से कुछ लेता है और उसे लेकर वहां से निकल गया। दूसरी तरफ इधर कर्ट अपने साथी पर काफी चिल्ला रहा था क्योंकि वो अब उसे छोड़कर जा रहा है। असल में बात यह है कि वैंड्रेलिन ने इसे एक अच्छा ऑफर दिया है अपने साथ रहने के लिए, इसलिए अब ये कर्ट के साथ नहीं देना चाहता और वो उसे टक्कर मारते हुए भाग जाता है। जो देखकर तो अब ये कर्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुका था और अपने पास से एक डैगर निकालता है। तभी उसे सामने से किसी की आवाज आती है जो उसे कहता है क्या तुम इतने पावरफुल मैजिशियन को बस एक डैगर से हरा पाओगे। और तब वो आदमी उसे एक फ्लूट देते हुए कहता है इसे ड्रैगन फ्लूट कहते हैं, तुम भी अच्छी तरह से जानते हो कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। वो कर्ट को अब ड्रैगन फ्लूट देते हुए उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देने लगता है। तो कर्ट उससे पूछता है वैसे भला तुम मेरी मदद क्यों कर रहा है, इससे तुझे क्या मिलेगा। तो आदमी कहता है हाँ इस वक्त तो मेरा इसमें कोई फायदा नहीं, पर फ्यूचर में जब तुम लॉर्ड बनोगे तब मेरा कुछ तो फायदा हो ही जाएगा। तो इस तरफ इधर ब्रेंटा को दिखाया जाता है जो कि कर्ट की प्रेजेंस को जंगल के बीचों बीच नोटिस करता है और जल्दी से कर्ट के आने की खबर वो वैंड्रेलिन के साथी को पहुंचा देता है। तब लुइस पूछती है क्या वो किसी और को भी अपने साथ लेकर आया है जैसे कि कोई असैसिन या फिर कोई और। तो वैंड्रेलिन कहता है नहीं, वो कभी अपने आप को इतना कमजोर नहीं समझता, वो जरूर अकेला ही आया होगा। कुछ देर बाद वैंड्रेलिन जंगल के अंदर कर्ट की तरफ जाता है जहाँ वो उसे देख के कहता है अरे कर्ट तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, कुछ खास है क्या आज। तो कर्ट उससे कहता है चलो अब नाटक करना बंद करो और तुम सब जो पेड़ के पीछे छुपे हो सामने आ जाओ। असल में यार यहाँ पर वैंड्रेलिन के सारे साथी पेड़ के पीछे छुपे हुए थे और कर्ट के कहने पर सामने आ जाते हैं। कर्ट उससे कहता है देख भाई तू काफी अच्छा ड्रैगन स्लेयर है और मैजिशियन भी, पर अब कर क्या सकते हैं, आखिर तो है तो मुझसे छोटा ही। वैंड्रेलिन और बाकी लोग समझ जाते हैं कि इसके यहाँ अकेले आने के पीछे कुछ तो गड़बड़ है और सब फाइट के लिए रेडी होने लगते हैं। लेकिन तब वो ड्रैगन फ्लूट निकालते हुए उनसे कहता है अगर कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम सब गए। ब्रेंटेक भी उसके हाथ में फ्लूट देखकर बिल्कुल ही हैरान हो गया था और सोचता है भला इसके पास से कैसे आया। तब वैंड्रेलिन के पूछने पर वो उसे बताता है कि एक ऐसा फ्लूट है जिसे इस्तेमाल करने से तुम ड्रैगन्स को समन कर सकते हो। तो लिन कहती है हम लोग तो आज से पहले काफी सारे ड्रैगन से लड़ चुके हैं ना, तो इसमें दिक्कत क्या है फिर। लेकिन मेन बात तो यह है कि लोग आज से पहले एक बार में एक ही ड्रैगन से लड़े थे, पर अगर इस फ्लूट को बजा दिया गया तो यहाँ पर एक बार में हजारों ड्रैगन इकट्ठा हो जाएंगे। तब एरविन कर्ट से कहता है अगर तुमने सच में कर दिया तो खतरा तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा। लेकिन इसे तो इस बात की कोई परवाह ही नहीं और न ही इसे गाँव के लोगों की कुछ परवाह है। वो कहता है उन लोगों ने मुझे धोखा दिया तो अगर वो मर भी जाए तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैंड्रेलिन कहता है तुम्हें अपनी फैमिली की भी कोई परवाह नहीं क्या, जिस पर कर्ट रिप्लाई करते हुए कहता है फैमिली तो दूसरी ही बनाई जा सकती है, जैसे ही मैं तुम्हें हरा दूंगा हर जगह पॉपुलर हो जाऊंगा, हीरो कहेंगे लोग मुझे, लड़कियां मेरे ऊपर मरेंगी और तब एक और बेटा कर लूंगा मैं, क्या दिक्कत है। और भाई ये बात सुनकर तो वैंड्रेलिन बिल्कुल ही गुस्से में आ जाता है, खून खोल चुका है अब इसका, जो देख के तो भाई कर्ट की फट जाती है और वो उससे कहता है अगर तुमने मुझे कुछ भी किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। वैसे आज तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है तुम लोग का ये डरा डरा चेहरा देखकर। यहीं पर ब्रेंटेक चुपचाप अपने मैजिक को रेडी कर रहा था और इधर ये वैंड्रेलिन से और भी ज्यादा बकबक करने लगता है। लेकिन तभी ब्रेंटेक ने उस पर अटैक कर दिया, पर यार यहाँ तो कोई फायदा ही नहीं होता, ये ड्रैगन फ्लूट उसे प्रोटेक्ट कर लेता है। और अब कर्ट जो करने वाला है वो बिल्कुल ही पागल वाली हरकत है, वो गुस्से और ओवर कॉन्फिडेंस में आकर आखिर में उस फ्लूट को बजा ही देता है। इससे अचानक से मौसम चेंज होना शुरू हो गया और जमीन के अंदर से स्पिरिट्स बाहर निकल कर आनी शुरू हो जाती है। वैंड्रेलिन कर्ट
को बचाने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश तो करता है, पर विल्मा उसे रोक देती है। और तब ब्रेंटेक्स यहाँ पर ये पता चलता है कि कर्ट के साथ धोखा हुआ है। असल में बात यह है कि ड्रैगन फ्रूट एक बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम है, इसे खरीदना तो एक किंग के लिए भी बहुत मुश्किल होता है। और अभी कर्ट जिस फ्रूट का इस्तेमाल कर रहा है उसका नाम मेलिस है। इससे स्पिरिट्स को समन किया जाता है अपने दुश्मनों को हराने के लिए, लेकिन इसे इस्तेमाल करना आसान नहीं है। एक छोटी सी गलती और इंसान वही खत्म। और यहाँ पर होता भी कुछ ऐसा ही है। कर्ट सोचता है ये हो क्या रहा है, भला ये है क्या चीज। और तब दिखाया जाता है कि उसका शरीर एक बहुत ही बड़े जायंट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका था। मतलब कि सारी स्पिरिट्स उसे अपने अंदर ले चुकी थी। सीधे सीधे बोले तो जैसे को तैसा। वो मॉन्स्टर अब इन लोगों पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर एलिस उसे रोक लेती है। लेकिन ये भी अब इतने बड़े मॉन्स्टर को कितना ही संभाल पाएगी। तो वैंडल आगे कहता है चाहो या ना चाहो अब करना तो पड़ेगा ही। जैसे हमने जंगल में उन सोल्जर्स को प्यूरिफाई किया वैसे ही अब इसे भी करना होगा। एलिस कहती है हाँ पर लेकिन इसे तुम्हारा भाई नहीं बच पाएगा। जो सुनकर वैंडल को भी समझ में आ जाता है कि अब कर्ट को बचाने का कोई भी तरीका नहीं, तो अब मरने ही दो उसे। वो लोग इस बार अपनी पावर को एक अलग ही लेवल पर ले जाते हैं और दूर से नजारा देखने में भी काफी अच्छा लग रहा था। कुछ ही देर के अंदर दोनों मिलकर इतने बड़े जायंट को बिना किसी दिक्कत खत्म कर डालते हैं। पर वैंडलन यहाँ पर अपनी भाई की मौत से थोड़ा सा दुखी था और अब उस फ्रूट के अंदर से कर्ट की सोल निकलकर रुग्नर के मैंशन के अंदर जाने लगती है। दूसरी तरफ यहाँ पर रुग्नर और उसके साथी बड़े खुश हो रहे थे क्योंकि इन्हें लग रहा था कर्ट ने तो अब तक वैंडल को मार ही दिया होगा। लेकिन तभी कर्ट की सोल शीशा तोड़ते हुए अचानक के अंदर घुस जाती है, जो देखकर इन सबकी तो फटी गई थी। और रुग्नर घबराते हुए उससे पूछता है क्या तुम कर्ट हो, लेकिन तभी वो उसी के ऊपर अटैक कर डालता है और इसके बाद ही उस मैंशन पर ताला लग जाता है। और रुग्नर का क्या हुआ तो समझ ही गए हो तुम लोग। साथ ही अब ये बात सबको ही पता चल चुकी थी कर्ट ने क्या किया, तो इसलिए हर किसी के अंदर उसके और उसकी फैमिली के लिए दिल में नफरत भर चुकी थी। रोडरेक वैंडल को बताता है हालात अब इतने बुरे हो गए कि हम यहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि लोग अब कर्ट से इतना नाराज हो चुके हैं कि बस तुम्हें छोड़कर वो उसके हर एक फैमिली मेंबर को मारना चाहते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर एमिलिया को दिखाया गया जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ बाहर के माहौल की वजह से हेलमेट के घर पर रुकी हुई थी। वैंडरलेन अब ये सारी बातें क्लैम्प और ब्रेंटा को बताने लगता है, तो इस पर ये दोनों कहते हैं चलो छोड़ो, जो हुआ ठीक ही हुआ, इतना मत सोचो, कम से कम बाकी लोग अब चैन से जी तो पाएंगे। तो वैंडरलेन कहता है आखिर क्या हो तुम लोग, मैं तुम लोगों के उसूल कभी समझ नहीं पाया, मुझे अपने ही लोगों को खोना पड़ा एक गद्दी पाने के लिए। आखिरकार इन नोबल्स की प्रॉब्लम क्या है, इन्हें चाहिए क्या। तो ब्रेंटा कहता है भूलो मत तुम भी एक नोबल ही हो, जरा अपने आप को शीशे में देखो। अगले दिन अब किंग का शानदार पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैंडरलेन भी था। यहाँ उसकी तारीफें हो रही हैं क्योंकि अब वो मॉन्स्टर किंगडम का लॉर्ड बन चुका है। बातें करते हुए किंग उससे कहता है अगर तुम चाहो तो मुझसे अपने लिए कुछ भी गिफ्ट मांग सकते हो, तुमने मेरे लिए बहुत किया, अब मेरी बारी। तो वैंडरलेन अब उनसे सीधा सीधा कह देता है मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। असल में मैं चाहता हूँ कि मैं आप सब लोगों से बिल्कुल अलग रहूँ, मुझे अपने खुद के लिए एक टाइटल चाहिए। तो किंग उसे कहता है देखो एक टाइटल हमेशा किंग को दिया जाता है, पर अगर तुम मुझसे अभी मांग रहे हो तो मैं तुम्हारे लिए कोशिश तो कर ही सकता हूँ। लेकिन किंग की बात सुनकर बाकी लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, इस तरह तो तुम हमसे भी ऊंची पद पर आ जाओगे। और यहाँ बातों बातों में ही माहौल ऐसा बन जाता है कि कुछ लोग उसके सपोर्ट में थे और कुछ लोग उसके खिलाफ। ड्यूक भी अब वैंडरलेन के ही सपोर्ट में आ चुका था, पर इन लोगों की बहस अभी खत्म नहीं होती। तो क्लैम्प्ट कहता है भूलो मत तुम लोग किंग के पैलेस में हो। तब वैंडरलेन किंग से कुछ कहता है जो सुनकर तो अब क्लैम्प्ट गुस्से में आ चुका था। वैंडरलेन तुम हमारे लॉ एंड ऑर्डर को इस तरह से भंग नहीं कर सकते। और वो किंग से कहता है आपको इसे टाइटल देने की कोई जरूरत नहीं, बस जो जगह है इसे संभालने के लिए दी गई है ये उन पर ही काम करे तो अच्छा होगा। तो किंग उसे कहते हैं तुम अपना विचार अपने पास रखो, मैं इसे संभाल लूंगा। और अब किंग ने अपने वैंडरलेन को एक टाइटल दे ही दिया। तब क्लैम्प्ट भी उसे एक आंख मारता है, मतलब ये भी वैंडरलेन के साथ ही है। किंग कहते हैं आज से मैं तुम्हें टाइटल देता हूँ, तुम इसका जहाँ चाहो वहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। क्लैम्प्ट बताता है तुम्हें अब वर्ल्ड के टॉप 5 मैजिशियंस में जगह दी जाती है और तुम अब बन चुके हो 5th स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन। और वैंडरलेन अपनी स्वॉर्ड निकालकर इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेता है। कुछ देर बाद किंग और क्लैम्प्ट साथ ही खड़े थे जहाँ किंग उससे कहता है बेटा इतनी अच्छी एक्टिंग भी नहीं है तुम्हारी, थोड़ा सुधारो इसे। ओ तो लगता है आप समझ गए, हाँ मैं तो वहाँ पर एक्टिंग करके बस आपको उकसा रहा था। और ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर वैंडरलेन अपने भतीजों के साथ होता है और एमिलिया से कहता है मैंने 2 टाइटल किंग से मांगे हैं और अब मैं वो आपके बच्चों को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी गलती की वजह से आपके बच्चे नुकसान झेलें। जाते वक्त एमिलिया उसे कहती है प्लीज तुम इन सब में खुद को कसूरवार मत समझो, कर्ट को तो बस अपनी गलतियों की सजा मिली है, उसने रास्ता ही गलत चुना था। और अब इसके बाद इस एनिमे के स्टार्टिंग वाला ही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वैंडरलेन गांव के लोग की खुदाई में काम करने में मदद कर रहा था। डेवलपमेंट भी तो लानी है ना, तो काम तो करना ही पड़ेगा सबको। यहीं पर ब्रेंटेक और उसके बाकी सारे साथी भी आते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस एनिमे का यहाँ पर एंड होता है। ये था कंप्लीट सीजन 1, इसका कोई भी सीजन 2 नहीं आया है। बाकी तुम लोग को एनिमे कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ही मत भूलना।